हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी में हम देखेंगे कि हमारी मेन फीमेल कैरेक्टर लीड जो है वो एक लड़के के साथ 7 साल रहती है और उसका हर काम करती है क्योंकि वो उस लड़के से प्यार करती थी जो हमारी कहानी का मेन मेल कैरेक्टर लीड है। और उसे लगता था कि एक दिन वो अपने से उस लड़के का दिल जीत लेगी, पर ऐसा नहीं होता क्योंकि लड़के की जीएफ जिससे वो प्यार करता था वो वापस आ जाती है और फिर लड़का उसके साथ रहने लगता है। कहानी सुनने में थोड़ी मजेदार लग रही है कि आगे क्या होगा। क्या लड़का हमारी प्यारी सी मेन लीड के लिए उसकी फीलिंग्स को समझ पाएगा या उसकी जीएफ के साथ ही रहेगा? चलिए तो फिर बिना देर किए हम आज की स्टोरी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि वॉरेन जॉनसन जो शॉज ग्रुप की चेयरमैन है वो अपने ड्राइवर गॉर्डन विन के सामने कुछ फोटोज फेंकती है और कहती है कि तुम शॉज ग्रुप के ड्राइवर हो और तुम्हारी बेटी की इतनी हिम्मत हो गई कि मेरे ही नाक के नीचे वो मेरे बेटे के साथ ये सब कर रही है। तब गॉर्डन कहता है, मैडम आपको कुछ गलत फहमी हुई है, मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। पर वॉरेन कहती है, तुम अब से अपनी बेटी को मेरे बेटे से दूर रखना। बताओ मेरे बेटे से दूर जाने के लिए कितने पैसे लोगे? 1 मिलियन काफी है या और चाहिए? गॉर्डन कुछ बोलने वाला होता है पर निया उसका हाथ पकड़कर रोकती है और कहती है, मैडम हमें आपसे कोई पैसे नहीं चाहिए। कुछ ही दिनों में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैं खुद यहाँ से बहुत दूर चली जाऊंगी और फिर कभी वापस नहीं आऊंगी। तब वॉरेन कहती है, तुम मेरे बेटे से इतना प्यार करती हो, उसका ध्यान रखती हो और बिना कोई पैसे लिए बिना लड़ाई झगड़े के यहाँ से जाना चाहती हो, पर क्यों? निया मन ही मन सोचती है, क्योंकि जिस लड़की से मैं प्यार करती हूँ वो मुझसे प्यार नहीं करता। और फिर दोनों के पास की कुछ मेमोरीज याद करती है। इसके बाद निया जेसन के रूम में जाती है। वो बाहर से देखती है कि जेसन के कमरे में हर तरफ फोटोज बिखरी हुई थी। जेसन कह रहा होता है, जेना तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी नर्क हो गई है। ये सब देखकर बाहर खड़ी निया कहती है, 7 साल का सीक्रेट क्रश और 2 साल साथ रहने के बाद भी तुम जेना को नहीं भूल पाए। मैंने तुम्हें इतना प्यार दिया पर तुम अब भी जेना से ही प्यार करते हो। फिर उसे याद आता है कि कैसे वो 7 साल पहले अपने डैड के साथ पहली बार शॉ फैमिली के घर आई थी और उसने अपने डैड से कहा था, ये घर तो बहुत बड़ा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर वे अंदर चले जाते हैं। इसके बाद एक दिन निया रो रही थी क्योंकि उसके हाथ से एक फ्लावर पॉट गिरकर टूट गया था। वहाँ एक आदमी आता है और चिल्लाता है, तुमने ये क्या किया? इतना महंगा पॉट तोड़ दिया। तुम्हारे डैड अपनी पूरी जिंदगी यहाँ काम करेंगे तब भी इसकी भरपाई नहीं कर पाएंगे। चलो मेरे साथ मैडम के पास। निया जाने से मना करती है और माफी भी मांगती है। तभी वहाँ जेसन आता है और पूछता है, कौन रो रहा है? वो आदमी कहता है, इस लड़की ने मैडम का फेवरेट फ्लावर पॉट तोड़ दिया है। जेसन कहता है, तुम मॉम से कहना कि ये मुझसे टूट गया था, अब जाओ यहाँ से। आदमी चला जाता है। फिर जेसन निया को अपना रुमाल देता है और कहता है, रोना बंद करो और इससे अपने आंसू पोंछ लो, और फिर वहाँ से चला जाता है। तब निया सोचती है, उस दिन तुम्हें देखकर ऐसा लगा था जैसे मेरी जिंदगी में तुम उजाला बनकर आए थे, और फिर उस रात मेरी जिंदगी बदल गई जब मैं तुम्हारे रूम में बेड जमाने गई थी। और जब मैं जाने लगी तभी वहाँ जेसन आता है जो नशे की हालत में था। उसे देखकर निया कहती है, मास्टर आप ड्रिंक करके आए हैं, आप ठीक तो है ना? तब जेसन उसके करीब जाता है और फिर दोनों साथ में रात बिताते हैं। इसके बाद दूसरे दिन सुबह जेसन निया को एक कार्ड देता है और कहता है, ये लो और जो भी कल रात हुआ उसे भूल जाना, वो बस एक गलती थी। और जाते जाते हैं पर निया उसे रोक लेती है और कहती है, मास्टर मुझे ये पैसे नहीं चाहिए, बस मुझे एक मौका दे दीजिए। मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। मुझे पता है कि आप किसी और से प्यार करते हैं पर मुझे इस बात से कोई परेशानी नहीं है। मैं बस आपके साथ रहकर आपका ध्यान रखना चाहती हूँ और जब जेना वापस आ जाएगी तो मैं खुद आपसे दूर हो जाऊंगी। इसके बाद जेसन और निया साथ में स्कूल जाते घूमते और निया उसका बहुत ध्यान रखती थी। पर निया जानती थी कि जेसन और उसके बीच एक बहुत बड़ा फर्क है क्योंकि मिया एक ड्राइवर की बेटी थी और जेसन शॉ ग्रुप का वारिस। दोनों की स्कूलिंग भी पूरी हो जाती है और उसके बाद ग्रेजुएशन के 2 साल भी साथ में गुजर जाते हैं। पर एक दिन जब मैं जेसन के रूम में गई थी तब जेसन जेना को याद कर रहा था। मेरे इतना प्यार देने के बाद भी वो उसे भूल नहीं पाया था। तभी जेसन के पास एक लड़के का कॉल आता है जो उसे कहता है, जेना वापस आ रही है। ये सुनकर जेसन बहुत खुश हो जाता है पर उसका फ्रेंड कहता है, तो फिर उस सीक्रेट गर्ल का क्या जो तुम्हें हर दिन लंच देती है और तुम्हारी केयर करती है? तब जेसन कहता है, वो सिर्फ एक टाइम पास है मेरे लिए, मैं सिर्फ जेना से प्यार करता हूँ। ये निया सुन लेती है और कहती है, तुम उसे नहीं भुला पाए, मेरे इतना प्यार देने के बाद भी अब तुम्हें मेरी कोई जरूरत नहीं है। अब प्रेजेंट में निया जेसन के रूम के बाहर से उसे देखती है और कहती है, अब जेना वापस आ रही है और जैसे मैंने तुमसे कहा था कि अगर जेना वापस आ जाएगी तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी, बस कुछ दिन और फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी। इसके बाद दूसरे दिन सुबह निया कॉलेज जाने के लिए बाहर आती है। तभी उसके पास प्रोफेसर का कॉल आता है। वो कहते हैं, निया क्या तुमने ग्लोरेसिया आने के बारे में सोच लिया है? क्योंकि
अगर तुम यहाँ आओगी तो तुम्हें सारे कॉन्टैक्ट्स खत्म करने होंगे, हमारा रिसर्च प्रोजेक्ट सीक्रेट है। निया कहती है हाँ मैं तैयार हूँ, बस कुछ ही दिनों में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाला है, फिर मैं आपको ज्वाइन कर लूंगी। तो प्रोफेसर कहते हैं अच्छी बात है, तुम्हारे पास जो टैलेंट है उसके साथ हम अपना जीन रिसर्च प्रोजेक्ट जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। और कॉल कट कर देते हैं। फिर वहाँ मिसेस सैंडर आती हैं और कहती हैं निया तुम आज जेसन के लिए नहीं रुकोगी? तो निया कहती है नहीं, मुझे आज बस से जाना है, और चली जाती है। इसके बाद जेसन नीचे आता है और आते हुए जेना को मैसेज करके कहता है तुम तैयार रहना, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। फिर आकर शूज पहनने लगता है और जैसे ही हाथ बढ़ाता है सामने देखता है तो वहाँ सिर्फ मिसेस सैंडर थी। फिर जेसन अपना पास्ट याद करता है, कैसे जब वो नीचे रेडी होकर आता था तब निया उसका लंच पकड़ कर रेडी रहती थी और शूज पहनने के बाद उसे लंच बॉक्स देती थी। जेसन पूछता है निया कहाँ है? मिसेस सैंडर कहती है वो तो आज जल्दी चली गई, उसने कहा कि उसे बस से जाना है। जेसन कहता है मेरा लंच पैक करके मुझे देना, और मेरे साथ जाना तो निया को अच्छा लगता था, फिर आज क्या हुआ कि वो बस से चली गई? तभी उसके पास जेना का मैसेज आता है ठीक है मैं रेडी हूँ, तुम आकर मुझे ले जाना। जेसन कहता है कोई बात नहीं, निया मेरे साथ नहीं आई, उससे अच्छा तो मैं जेना के साथ ही चला जाऊंगा, और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद कॉलेज में निया अपना लॉकर खोलती है और वहाँ रखी अपनी चीजों को देखती है और कहती है अब मुझे इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी कुछ ही दिनों में मुझे यहाँ से जाना है। वो वहाँ रखे लेटर्स और बाकी चीजों को याद करती है और कहती है अब मेरी जिंदगी में इनकी कोई जगह नहीं है, इनको फेंक देना चाहिए, और उन्हें डस्टबिन में डाल देती है। और फिर कहती है यहाँ से लेकर जाने के लिए मेरे पास सिर्फ ये कुछ ही यादें हैं, और उन्हें वापस उठा लेती है। वो लॉकर लॉक करती है और जाने लगती है। तभी वहाँ जेसन आता है और कहता है तुम ये सब हटा क्यों रही थी, क्या कहीं जा रही हो? इससे पहले कि निया कुछ कहे वहाँ जेना आ जाती है और उसके साथ उसके दोस्त भी आते हैं। जेना कहती है जेसन मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। फिर निया की तरफ देखकर पूछती है ये कौन है? जेसन जवाब देता है ये हमारे ड्राइवर की बेटी है। अब जेना कहती है कि ओह ये वही लड़की है जो तुम्हारी देखभाल कर रही थी इतने सालों से, तुम्हारी क्लासमेट थी। इसके बाद जेना निया से कहती है आज रात हम सब पार्टी के लिए जा रहे हैं, तुम भी हमारे साथ आ जाना। पर निया कुछ नहीं कहती। तभी उसके बाकी के फ्रेंड्स कहते हैं तुम एक ड्राइवर की बेटी हो, फिर भी जेना तुम्हें इनवाइट कर रही है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तो जेना कहती है उसे नहीं आना तो कोई बात नहीं। फिर जेसन से कहती है ठीक कहा ना जेसन। तभी जेसन निया से कहता है जब जेना तुम्हें इतने प्यार से बुला रही है तो आ जाओ और अब ज्यादा ड्रामा मत करो। तब निया मान जाती है और कहती है वैसे भी ये मेरा लास्ट टाइम है, पता नहीं फिर कब मिलना होगा, और तैयार हो जाती है। कुछ देर बाद सब लोग रोड साइड शॉप पर डिनर के लिए आते हैं और बैठते हैं। तभी जेना के कुछ फ्रेंड्स कहते हैं जेना तुम हमें यहाँ रोड साइड शॉप में क्यों लाई हो, हम किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जा सकते थे। पर जेसन अपने फ्रेंड को रोकता है। तभी जेना कहती है मुझे फैंसी रेस्टोरेंट से ज्यादा ऐसे रोड साइड शॉप में खाना पसंद है, इनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है और रेस्टोरेंट में ये टेस्ट नहीं मिलता। सही कहा ना मैंने जेसन? तब जेसन कहता है हाँ तुम इतनी फ्री हो और रियल चीजें पसंद करती हो, मुझे ये सब बहुत अच्छा लगता है। उसके दोस्त उसे चिढ़ाने लगते हैं और निया को अपने पास की बात याद आती है जब वो जेसन के लिए रोड साइड से खाने के लिए कुछ लाती थी, पर जेसन कहता था मुझे नहीं खाना, रोड साइड है। निया उसे कहती थी वो आंटी सारे अच्छे क्वालिटी के इंग्रेडिएंट्स ही यूज करती हैं, तो जेसन कहता था दूर रखो मुझसे, मुझे नहीं चाहिए, और वो निया के हाथ से गिर जाता है जिससे उसका हाथ जल जाता है। पर जेसन वहाँ से चला जाता है। अब प्रेजेंट में निया सोचती है जेना रोड साइड शॉप का खाना पसंद करती है तो जेसन को अच्छा लग रहा है, पर जब मैं लाया करती थी तो उसे गंदगी नजर आती थी। इसके बाद उनके फ्रेंड्स पूछते हैं ग्रेजुएशन के बाद क्या करोगे जेसन? तो एक फ्रेंड कहता है अपना बिजनेस संभालेगा और क्या। इसके बाद जेसन जेना से कहता है क्या तुम फिर से अब्रॉड चली जाओगी? जेना कहती है नहीं, मैं यहीं से आगे की पढ़ाई करके डॉक्टर ली की लैब ज्वाइन करना चाहती हूँ। तभी एक लड़का कहता है ये डॉक्टर ली वही है ना जो जीन रिसर्च प्रोजेक्ट बना रहे हैं? तो जेना कहती है हाँ ये मेरा सपना है। जेसन कहता है इसे पूरा करने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम्हारे लिए एक फाउंडेशन स्टार्ट करूंगा। उसके दोस्त उसे चिढ़ाने लगते हैं हाँ जेसन अपने पैसों से फाउंडेशन स्टार्ट करेगा। इसके बाद जेना निया से कहती है तुम बताओ तुम क्या करोगी? जेसन के फ्रेंड्स कहते हैं ये तो ड्राइवर की बेटी है, क्या ही करेगी, ना इसके पास कोई स्किल है और ना ही फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है ही कुछ कर पाए। अभी ये पर भी इसलिए पा रही है क्योंकि ये जेसन के साथ है। जेसन भी कहता है हाँ ये कुछ नहीं करेगी। तभी निया कहती है मैं अब्रॉड जाऊंगी। ये सुन
सुनकर जेसन शॉक हो जाता है और इससे पहले कि निया अपनी बात पूरी करे उनका ऑर्डर किया हुआ डिनर आ जाता है। फिर जेना कहती है आज मैंने हम सबके लिए झींगा ऑर्डर किया है। जेसन जेना को खाने के लिए चॉपस्टिक्स देता है। इसके बाद जेना निया से कहती है तुमने इतने सालों से जेसन का बहुत ध्यान रखा है, उसके लिए थैंक यू। लो ना तुम भी खाओ झींगा, और उसे भी झींगा देती है। पर निया सोचती है इससे तो मुझे एलर्जी है। तभी जेना निया की तरफ देखकर कहती है क्या हुआ, तुम खा क्यों नहीं रही हो? ओह मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि तुम रोड साइड फूड नहीं खाती हो। तुम्हें तो फैंसी रेस्टोरेंट्स में खाने की आदत होगी ना। निया कहती है ऐसा नहीं है। पर उसी समय जेसन बीच में बोल पड़ता है क्या हुआ है तुम्हें, आज तुम इतने नाटक क्यों कर रही हो? घर में तो तुम कुछ भी खा लेती हो, लगता है तुम अपनी जगह भूल गई हो। तब निया झींगा खा लेती है और फिर उसे बॉडी में खुजली होने लगती है। निया कहती है मुझे ठीक नहीं लग रहा है, मुझे घर जाना चाहिए, और वहाँ से जाने लगती है। पर तभी जेना उसका पैर फंसाकर उसे गिरा देती है, जिससे उसके बैग का सामान बिखर जाता है और निया नीचे गिर जाती है। फिर जेना कहती है माफ करना, मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ, और वो उसका सामान उठाने जाती है। निया उसे रोकती है मत छुओ। पर जेना जेसन से कहती है जेसन ये देखो, ये तो तुम्हारे हाई स्कूल का नेम टैग है। तभी उनका एक फ्रेंड कहता है वो देखो, वो जेसन का रिस्ट बैंड है। फिर जेना कहती है अब ये मत कहना कि ये सब तुम्हें जेसन ने दिया है, वो तुम्हें अपनी चीजें क्यों देगा? तभी उनका एक दोस्त कहता है अरे यहाँ एक कार्ड भी है, मैं इसे तुम्हारे लिए पढ़ देता हूँ, और कार्ड उठाता है। निया मना करती है पर फिर भी वो कार्ड उठा लेता है और पढ़ने लगता है, जिसमें लिखा था जेसन जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी से ही मैं तुमसे प्यार करने लगती हूँ। तभी वो लड़के कहते हैं तुम एक ड्राइवर की बेटी हो और तुम जेसन से प्यार करती हो, तुमने कैसे सोच लिया कि जेसन तुम्हें प्यार करेगा? तभी जेना जेसन से कहती है तुम्हारे बीच क्या हुआ था जो निया तुम्हें प्यार करती है? तो जेसन कहता है तुम गलत समझ रही हो, हमारे बीच कुछ नहीं है और मैं इसे प्यार नहीं कर सकता, ये सिर्फ एक सर्वेंट की बेटी है। और फिर वो निया से कहता है तुमने मुझे आज बहुत दुखी किया है। इसके बाद जेना जेसन से कहती है ठीक है कोई बात नहीं, तुमने कहा था ना यहाँ नया स्पा ओपन हुआ है, चलो हम वहाँ जाकर थोड़ा रिलैक्स करते हैं। और फिर जेसन जेना और उसके फ्रेंड्स वहाँ से चले जाते हैं। पर जाते हुए जेना निया को धक्का देती है, जिससे वो नीचे गिर जाती है। इसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं और निया सोचती है जेसन मेरे 7 साल के एफर्ट को तुमने अनदेखा कर दिया, मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक सर्वेंट की बेटी हूँ। आज तुमने जो मेरे साथ किया वो ठीक नहीं था, तुम्हारा दिल पत्थर का है, आज के बाद मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करूंगी। तभी वहाँ एक कार आती है और उसमें से एक हैंडसम सा लड़का बाहर आता है। वो निया के पास जाता है और कहता है हेलो मेरा नाम हाइडन है और मैं प्रोफेसर चर्च का स्टूडेंट हूँ। प्रोफेसर को पता चला कि तुम्हारा ग्रेजुएशन कम्प्लीट होने वाला है, तो उन्होंने मुझे तुम्हें ये इन्फॉर्म करने को कहा है कि तुम रेडी रहना, कुछ ही दिन में हमें यहाँ से निकलना है। तो क्या आप रेडी हैं? आप ठीक तो है ना? तो निया कहती है हाँ मैं रेडी हूँ। इसके बाद कुछ हफ्तों बाद निया लैपटॉप में अपना प्रोजेक्ट बना रही थी। तभी उसके पास प्रोफेसर का कॉल आता है। वो कहते हैं मैंने तुम्हें ईमेल में टिकट की सारी इन्फॉर्मेशन भेज दी है, तुम रेडी रहना और इसे एक बार चेक कर लेना। तो निया हाँ करती है और कॉल कट हो जाता है। इसके कुछ देर बाद निया के पास जेसन का कॉल आता है। निया जैसे ही कॉल रिसीव करती है, जेसन कहता है कुछ दिन पहले जो भी हुआ उसे भूल जाओ और मेरी बात सुनो, तुम्हें जेना की हेल्प करनी होगी। जेना को अपने एंड सेम एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, तो तुम्हें उसके लिए प्रोजेक्ट बनाना होगा। तो निया कहती है पर एंड सेम की प्रिपरेशन तो मुझे भी करनी है, मेरे पास टाइम नहीं है। पर जेसन कहता है तुम्हें जेना के लिए प्रोजेक्ट बनाना ही होगा, ये मेरा ऑर्डर है, और फिर कॉल कट कर देता है। तब निया कहती है आज जेसन ने मुझे याद किया तो भी जेना का काम करवाने के लिए मुझे अपनी प्रिपरेशन करनी है, और वैसे भी ग्रेजुएशन सेरेमनी वाले दिन मैं तो यहाँ से चली जाऊंगी, मैं जेना का प्रोजेक्ट नहीं बनाऊंगी। वहीं दूसरी तरफ जेना जेसन से कहती है क्या निया मेरा प्रोजेक्ट बना देगी? तो जेसन कहता है तुम टेंशन मत लो, वो प्रोजेक्ट बना देगी, तुम बस अपने सपने को पूरा करने में ध्यान दो। तब जेना खुश होती है और जेसन को थैंक यू कहती है। इसके बाद जेना को कॉल करती है और कहती है आज मेरी प्रेजेंटेशन है और अभी तक मुझे मेरा प्रोजेक्ट नहीं मिला है। तो जेसन कहता है तुम चिंता मत करो, अभी मैं भेजता हूँ। और फिर वो निया के रूम में जाता है। वो डोर नॉक करता है पर कोई डोर नहीं खोलता, तो वो अंदर चला जाता है। फिर जाकर निया के लैपटॉप को खोलता है और पासवर्ड में अपनी डेट ऑफ बर्थ डालता है और लैपटॉप खुल जाता है। इसके बाद वो जेना को प्रोजेक्ट सेंड कर देता है और कहता है मैंने तुम्हें सेंड कर दिया है, देख लो। और फिर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी उसे निया के रूम में उसका बैग दिखता है, तो वो कहता है ये क्या है? तभी वहाँ निया आ जाती है और कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो जेसन कहता है ये मेरा घर है, क्या हर जगह मुझे तुमसे पूछ कर जाना होगा? वैसे तुम अभी तक कहाँ थी? तो निया कहती है आज प्रेजेंटेशन है तो उसकी प्रिपरेशन में बिजी थी। तब जेसन सोचता है निया को कितना काम करना पड़ा होगा, 2 प्रोजेक्ट बनाए और फिर एग्जाम की तैयारी, फिर भी उसने जेना के लिए प्रोजेक्ट बना दिया। इसके बाद जेसन निया से कहता है आज प्रेजेंटेशन है, चलो मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ दूँ वरना तुम लेट हो जाओगी। तो निया कहती है मैं बस से चली जाऊंगी। तब
जेसन कहता है तुम कार से जाने के बजाय बस से जाना चाहती हो, ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी। इतना बोलकर जेसन वहाँ से चला जाता है। फिर निया कहती है मुझे सपने देखना बंद कर देना चाहिए, वैसे भी जेसन जेना से प्यार करता है और कुछ ही दिनों में मैं यहाँ से बहुत दूर जाने वाली हूँ। इसके बाद कॉलेज में जेना अपनी प्रेजेंटेशन देती है और सबको थैंक यू कहती है। तभी निया वहाँ आती है। जेना प्रेजेंटेशन खत्म करने के बाद जेसन के पास आती है। जेसन कहता है मैंने तुम्हारी प्रेजेंटेशन की अच्छे से रिकॉर्डिंग की है, अब इसे हम प्रिंसिपल को दिखाएंगे और इसे सोशल मीडिया में भी डाल सकते हैं। इससे तुम्हें आगे की पढ़ाई में हेल्प मिलेगी और तुम अपना सपना भी पूरा कर सकती हो। तभी वहाँ बैठे स्टूडेंट्स में से एक लड़की कहती है कि जेसन कितना अच्छा है, ये खुद जेना का वीडियो प्रमोट कराना चाहता है। तब दूसरे स्टूडेंट कहते हैं कि जेसन तो ये करेगा ही, वैसे भी फ्यूचर में जेसन और जेना की शादी होने वाली है। तब निया कहती है जेसन मुझे नहीं पता था तुम जैसे इंसान ऐसा काम भी करते हो, वो भी जेना के लिए। तभी प्रोफेसर निया को प्रेजेंटेशन देने बुलाते हैं तो निया जाती है और प्रोफेसर को अपना प्रोजेक्ट सबमिट करती है और प्रेजेंटेशन देने जाती है। पर प्रोफेसर को प्रोजेक्ट के टॉपिक में डाउट होता है। इधर निया अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करती है और कहती है हेलो प्रोफेसर, आज की मेरी प्रेजेंटेशन का टॉपिक है ग्लोबल रीवैल्यूएशन ऑन बायोफार्मास्यूटिकल्स। सबसे पहले हम इसके पर्पस को डिस्कस करेंगे। पर तभी प्रोफेसर निया को रोक देते हैं और कहते हैं तुम प्रेजेंटेशन नहीं दे सकती, तुमने प्रोजेक्ट की कॉपी की है, तुम्हारा और जेना का प्रोजेक्ट सेम है, तुमने चीटिंग की है। निया शॉक हो जाती है। तभी स्टूडेंट्स कहने लगते हैं अभी अभी जेना ने इसी टॉपिक पर इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन दी थी और निया उसी का टॉपिक कॉपी करके आई है। पर निया कहती है सर मैंने कॉपी नहीं की है। तब प्रोफेसर कहते हैं तुम्हारा और जेना का प्रोजेक्ट सेम है तो तुमने उसकी कॉपी ही की है, तुम प्रेजेंटेशन नहीं दे सकती, तुम्हें इस साल सेमेस्टर में मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, तुम अगले साल प्रेजेंटेशन दोगी, वरना अभी हमें एक्सप्लेनेशन दो। निया कहती है सर मैंने ये अलग अलग सिटी के अकॉर्डिंग अलग अलग जगह से और अलग बुक से डेटा कलेक्ट करके बनाया है। तब जेना कहती है मैंने भी अपना प्रोजेक्ट अपने हाथों से लिखा है। निया उससे कहती है अगर ये तुमने बनाया है तो बताओ प्रोजेक्ट के चैप्टर 3 में डेटा एनालिसिस किस बुक से लिखा है। पर जेना कुछ नहीं कहती। तब स्टूडेंट्स कहने लगते हैं क्या सच में जेना ने कॉपी की है, उसे अपने खुद के डेटा के बारे में कैसे नहीं पता। तब जेना जेसन से कहती है कुछ करो। तो जेसन कहता है होता है और प्रोफेसर से कहता है सर ये प्रोजेक्ट मैंने और जेना ने मिलकर बनाया था और इसमें ये डेटा एनालाइजिंग का चैप्टर मैंने किया था। अब आप मुझ पर तो शक नहीं करेंगे, वरना मुझे प्रिंसिपल को कॉल करना होगा अपनी सफाई देने के लिए। तभी निया को याद आता है कि सुबह उसके रूम में जेसन आया था और तब उसका लैपटॉप भी खुला था, उसका पासवर्ड भी जेसन की डेट ऑफ बर्थ थी। फिर वो कहती है आज तुमने मेरा प्रोजेक्ट जेना को दे दिया और उसके लिए तुमने सबसे झूठ बोला, अपने ही प्रिंसिपल्स तोड़ दिए तुमने सिर्फ एक लड़की के लिए। इसके बाद एक प्रोफेसर कहती है सर ये इस सिटी की सबसे रिच फैमिली से बिलोंग करता है, कॉलेज के साइंस और लेबोरेटरी में इनका बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, हमें इसके खिलाफ नहीं जाना चाहिए। तब प्रोफेसर निया से कहते हैं जेसन ने जेना के प्रोजेक्ट की गारंटी ली है, इसलिए हम उसी को मानते हैं और तुम्हारे प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करते हैं। अब तुम अगले साल अपना प्रोजेक्ट देना और अपनी डिग्री कंप्लीट करना। ये सुनकर निया दुखी हो जाती है और वहाँ से अपना लैपटॉप लेकर चली जाती है। इसके बाद निया सीढ़ियों में बैठकर रो रही थी और जेसन की बातें याद कर रही थी। तभी वहाँ जेना आती है और कहती है तुम यहाँ बैठकर क्यों रो रही हो। निया उठकर जेना के पास जाती है और कहती है तुम्हें डर नहीं लग रहा कि अगर तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आ गई तो तुम्हें सजा मिलेगी। जेना कहती है किसी के पास कोई क्लू नहीं है, कौन मानेगा तुम्हारी बात, वैसे भी मेरे लिए वो प्रोजेक्ट जेसन लेकर आया था और वो मेरे साथ है। जेसन और उसकी शॉ फैमिली के खिलाफ कौन जा सकता है, ये मेरे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है कि जेसन मेरे साथ है, इसलिए तो मैं हाई स्कूल से उसके साथ हूँ क्योंकि उसकी वजह से मुझे फायदा होता है। तब निया कहती है कितनी बेशरम हो तुम। तो जेना कहती है हाँ बेशरम तो मैं हूँ। और तभी वहाँ जेसन के चिल्लाने की आवाज आने लगती है। जेना कहती है तुमसे कोई प्यार नहीं करता, तुम्हें दिखाना है जेसन के सामने तुम्हारी वैल्यू क्या है, रुको मैं बताती हूँ। और फिर वो निया को सीढ़ियों से धक्का दे देती है और खुद नीचे गिर जाती है। जब जेसन आता है तो वो जेना से पूछता है तुम ठीक हो, चलो उठो। जेना उठती है और निया से कहती है मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा प्रोजेक्ट नहीं किया था, मुझे वो जेसन ने दिया था, मैं अब से जेसन के करीब भी नहीं रहूंगी, तुम मुझे चोट मत पहुंचाना प्लीज। फिर जेना से कहती है मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है, जैसे मेरा पैर टूट गया हो। तब जेसन गुस्से में निया के पास जाता है और कहता है तुम्हारे अंदर इंसानियत नहीं है, तुम एक प्रोजेक्ट के लिए जेना को चोट पहुंचा रही हो। तब निया कहती है मैंने उसे धक्का नहीं दिया था। पर जेसन कहता है अच्छा इसका मतलब जेना झूठ बोल रही है, तुमने ही ये किया है क्योंकि तुम जेलस हो जेना से कि उसकी प्रेजेंटेशन
प्रेजेंटेशन अच्छी हुई। अब तुम जेना से दूर रहना, अगर उसके आसपास तुम अब दिखी तो मैं तुम्हें शॉ फैमिली से बाहर निकाल दूंगा। और फिर जेना से कहता है चलो मैं तुम्हें पहले हॉस्पिटल ले चलता हूँ, और उसे उठा कर ले जाता है। निया कहती है मैंने 7 साल तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, लेकिन तुम्हें मुझसे ज्यादा भरोसा जेना के झूठ पर है, पर इसमें गलती मेरी है। मैंने ही तुमसे ज्यादा उम्मीदें लगा रखी थी, तुमसे खुद से ज्यादा प्यार करने लगी थी, इसलिए आज मुझे इतनी तकलीफ हो रही है। और फिर वो भी अपने घर जाती है। घर जाकर निया बैठती है और तभी उसके पास कॉल आता है। निया कहती है प्रोफेसर ली का कॉल, और कॉल रिसीव करती है। प्रोफेसर ली कहती है निया मुझे हाइडन ने सब बता दिया है, जो भी हुआ है तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। मैं एकेडमिक कमेटी के मेंबर से बात करके तुम्हारा डिप्लोमा दिलवा दूंगी। ऊपर से चीटिंग का इल्जाम लगा दिया, ये कोई मजाक की बात थी। पर तुम इसके बारे में ज्यादा मत सोचो, बस अपनी तैयारी करो, क्योंकि 2 दिन बाद तुम्हें ग्लोरेसिया के लिए निकलना है। आगे की बात हाइडन तुमसे कर लेगा। निया कहती है थैंक यू प्रोफेसर, मैं पूरी तरह से रेडी हूँ यहाँ से जाने के लिए। तभी वहाँ जेसन आता है और कहता है कहाँ जा रही हो तुम? पर निया कुछ नहीं कहती। जेसन उसके पास आता है और कहता है तुम अब भी रो रही हो? फिर उसकी चोट देखकर पूछता है बहुत दर्द हो रहा है क्या, और उसे टच करता है। पर निया उसका हाथ रोक लेती है और कहती है मत करो। जेसन कहता है मुझे पता है आज पेपर को लेकर तुम्हारे साथ जो हुआ वो सब गलत था, लेकिन जेना को प्रोफेसर ली की टीम ज्वाइन करनी है, जिसके लिए उसका रिकॉर्ड क्लियर होना चाहिए। वो उसका सपना है, बस इसलिए ये सब किया। निया कहती है अच्छा जेना का सपना सपना है, और मेरा क्या? आज तुम लोगों की वजह से मुझे डिप्लोमा नहीं मिलेगा। जेसन कहता है बहुत हो गया तुम्हारा, बस एक डिप्लोमा ही तो है, इस साल नहीं तो अगले साल मिल जाएगा। निया कहती है मेरे लिए वो सिर्फ एक डिप्लोमा नहीं था, तुम्हारे जैसे लोगों के लिए वो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा होगा, क्योंकि तुम्हें बचपन से वो सब मिला है जो तुम चाहते थे। पर मेरे साथ ऐसा नहीं है, मेरी लाइफ जुड़ी थी उससे, और आज तुमने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी। जेसन कहता है मैंने तुम्हारी लाइफ बर्बाद कर दी? तुम भूलो मत अनाथ तक तुम्हें जो भी मिला है वो सब मेरी वजह से मिला है, और डिप्लोमा तुम नेक्स्ट ईयर भी कर सकती हो, और उसका पूरा एक्सपेंस मैं दूंगा, ठीक है? निया कहती है इसकी जरूरत नहीं है। जेसन कहता है तुम मुझे ऐसे जवाब मत दो जिसे सुनकर मुझे बुरा लगे। तभी जेना का कॉल आ जाता है। जेसन कॉल रिसीव करता है और कहता है क्या हुआ जेना, तुम ठीक हो? जेना कहती है जेसन मेरे रूम का एसी खराब हो गया है और बहुत गर्मी है, क्या तुम आकर इसे ठीक कर दोगे? जेसन कहता है हाँ मैं अभी आता हूँ। फिर निया से कहता है अब तुम रोना बंद करो, तुमने मुझसे कहा था ना कि तुम्हें स्टार सिंह जाना है, मैं तुम्हें एक दिन वहाँ ले जाऊंगा, ठीक है? और वहाँ से चला जाता है। निया कहती है जेसन मैंने तुमसे कहा था कि मुझे वहाँ जाना है, पर अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है वहाँ जाने के लिए। इसके बाद ग्रेजुएशन सेरेमनी वाला दिन निया अपना डिप्लोमा लेकर बाहर आती है और अपना स्टोल निकाल कर एक लेडी को देती है और कहती है मुझे अब निकलना चाहिए, और वहाँ से निकलती है। निया हाइडन को कॉल करती है। हाइडन कहता है तुम्हारा सारा काम हो गया? निया कहती है हाँ यहाँ सब हो गया है। हाइडन कहता है ठीक है मैं अभी तुम्हें लेने आ रहा हूँ, 10 मिनट में हम एयरपोर्ट के लिए निकल जाएंगे। निया कॉलेज से जाने लगती है, तभी बाहर उसके क्लासमेट्स कुछ कर रहे थे। एक क्लासमेट उसे एक लेटर पकड़ा देती है और कहती है इसे पकड़ो मैं अभी आती हूँ, और वहाँ से चली जाती है। फिर एक लड़की निया को आगे की तरफ खींच लेती है। कुछ देर में वहाँ जेसन चैना को लेकर आता है। सब लोग चैना को सरिये कांग्रेचुलेशंस बोलते हैं और उसके आगे की सक्सेसफुल लाइफ के लिए ब्लेसिंग्स देते हैं। जेना कहती है ये सब जेसन तुमने मेरे लिए किया है? तो एक लड़का हंस कर कहता है गर्ल्स तुम आसमान से तारे तोड़कर लाने कहती, तब भी वो ला देता। फिर सभी ऊपर बिल्डिंग की तरफ देखते हैं जहाँ माई साइंस गर्ल लिखा था। एक लड़की कहती है जेसन ने ये बिल्डिंग जेना को ऑल द बेस्ट बोलने के लिए रेंट में ली है, वो जेना से कितना प्यार करता है। जेसन जेना की हर डिमांड पूरी कर देता है। तब निया अपने पास्ट की बातें याद करती है और कहती है मैंने सोचा था कि मुझे पता था कि जिस लड़की से तुम प्यार करोगे उसके लिए कुछ भी कर सकते हो। तभी जेना उसकी तरफ देखती है, पर निया के पास कॉल आता है और वो वहाँ से जाने लगती है और लेटर वहीं रख देती है। तभी जेना कहती है कि ये ओह लेटर क्यों गिर गया? तो जेसन देखता है और कहता है निया ये यहाँ क्या कर रही है? और फिर उसके पास जेक आता है और कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? आज तो यहाँ सीनियर्स के लिए सेरेमनी थी और तुम्हें डिप्लोमा तो नहीं मिल रहा था, तो यहाँ क्या कर रही हो? तो निया कहती है ये तुम्हारे लिए जानना जरूरी नहीं है। तब जेसन कहता है आज यहाँ जेना की सक्सेस पार्टी है, तो तुम प्लीज कोई सीन क्रिएट मत करना। तो निया कहती है चिंता मत करो। फिर जेसन जाने लगता है, पर वापस निया के पास आता है और कहता है तुम्हें बहुत टाइम से स्टार्स देखने थे ना, आओ मैं तुम्हें स्टार्स देखने लेके जाऊंगा। आज जेना की पार्टी वहीं है, तुम भी आना। और तभी जेना उसे बुलाती है तो जेसन उसके पास चला जाता है। तब निया कहती है इतने सालों से मैंने तुमसे कहा कि मुझे स्टार्स देखने ले चलो, पर तुम मना करते रहे, और आज मना करने की बारी मेरी है। फिर वो एक लड़के को हैंड बैंड देती है और कहती है प्लीज ये जेसन को दे देना। तो वो लड़का कहता है तुम कहाँ जा रही हो? तुम भी हमारे साथ रात की पार्टी में आती तो अच्छा
लगता। निया कहती है मेरी फ्लाइट है अभी क्लोरेशिया के लिए। लड़का कहता है अब कब आओगी वापस? तो निया कहती है अब कभी वापस नहीं आऊंगी, तुम लोग अच्छे से फन करना, मैं चलती हूँ, मेरी फ्लाइट का टाइम हो रहा है। और वो वहाँ से चली जाती है। बाहर आकर खड़ी होती है, तभी वहाँ हाइडन आता है और कहता है तुम रेडी हो? तब निया सोचती है जेसन, हाई स्कूल के 3 साल और ग्रेजुएशन के 4 साल, पूरे 7 साल मैंने तुम्हारे साथ गुजारे हैं। मेरी पूरी जिंदगी की यादें सिर्फ तुम्हारे साथ थीं, पर अब मैं इन सबको भूलकर यहाँ से जाना चाहती हूँ। और फिर वो हाइडन से कहती है चलिए चलते हैं, और कार में बैठ जाती है। उधर जेसन केक लेकर आता है और पूछता है निया कहाँ है? तो वो लड़का कहता है वो तो चली गई। जेसन कहता है बिना बताए चली गई, ये ठीक नहीं किया उसने। खैर मैं इसे बाद में घर जाकर एक्सप्लेनेशन ले लूंगा। तो लड़का कहता है वो यहाँ से चली गई है, अब कभी वापस नहीं आएगी। ये सुनकर जेसन को शॉक लग जाता है और उसके हाथ से केक गिर जाता है। फिर वो लड़का कहता है निया ने तुम्हें ये देने के लिए कहा था। तभी जेना आती है और कहती है जेसन केक कटिंग हो गई है, तुमने कहा था कि रात में तुमने पार्टी ऑर्गेनाइज की है और उसके लिए मुझे कुछ ड्रेस चाहिए, चलो ना मेरे साथ, फिर मुझे सादर में सितारे भी देखने हैं। क्या हुआ तुम्हें, बोलो ना। जेसन कहता है कुछ नहीं। फिर वो सोचता है निया तुमने मेरे साथ रात गुजारी और तुम मुझे गुड बाय बोले बिना ही चली गई, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? फिर जेना कहती है चले। जेसन कहता है हाँ चलो। दूसरी तरफ निया एयरपोर्ट पहुंच जाती है। वहाँ उसके डैड भी थे। वो उन्हें गले लगाती है और कहती है आप अपना ध्यान रखना और खाना समय से खाना। तो उसके डैड कहते हैं तुम जा तो रही हो, पर जब भी तुम्हें घर की याद आए तुम यहाँ वापस आ जाना। फिर उसके डैड हाइडन से कहते हैं अब से निया की जिम्मेदारी तुम्हारी है, इसका ध्यान रखना। इसके बाद हाइडन निया को फोन देता है और कहता है इसे प्रोफेसर ने तुम्हें देना कहा है। निया अपना फोन डस्टबिन में डाल देती है और कहती है अब से मेरी एक नई जिंदगी शुरू हो रही है, जहाँ पुरानी चीजों की कोई जरूरत नहीं है। हाइडन कहता है हमें देर हो रही है, यहाँ से चलना चाहिए, और निया चली जाती है। शाम में जेसन ड्रिंक करके घर आता है। वहाँ आकर जब वो शूज उतारता है उसे निया के शूज नहीं दिखते, तो वो वहीं बैठ जाता है और मिसिस सैंडर से पूछता है निया कहाँ है? वो कहती है निया तो सुबह गई है, तो अभी तक वापस नहीं आई है। जेसन कहता है इतना टाइम हो गया, मेरी पार्टी भी खत्म हो गई और निया अभी तक वापस नहीं आई, ठीक है आप जाइए। फिर जेसन सोचता है निया को घर आने में इतना लेट कभी नहीं होता, आज वो अभी तक आई क्यों नहीं? क्या वो प्रोजेक्ट वाली बात को लेकर अब तक नाराज है? वो उसे कॉल करता है पर फोन नहीं लगता क्योंकि उसका फोन बंद था। जेसन कहता है निया तुम मुझे परेशान करना चाहती हो, बस तुम एक बार वापस आ जाओ, फिर मैं तुमसे बात करूंगा। फिर वो उठकर रूम में जाता है। कुछ देर बाद जेसन जागता है और साइड में रखा कप उठाकर पानी पीने लगता है, पर उसे रियलाइज होता है कि उसका कप खाली है। वो मिसेस सैंडर को बुलाता है। मिसेस सैंडर पूछती है क्या हुआ मास्टर, आपको कुछ चाहिए? जेसन कहता है आपको नहीं पता है कि मैं जब ड्रिंक करके आता हूँ तो मुझे हनी वाटर चाहिए होता है। तो मिसेस सैंडर कहती है मुझे नहीं पता था। तब जेसन कहता है आपको कैसे नहीं पता? और फिर उसे याद आता है कि जब भी वो ड्रिंक करके आता था निया उसके लिए हनी वाटर लाती थी और उसे पीने के लिए दे देती थी। अब प्रेजेंट में मिसेस सैंडर कहती है सर मैं आपके लिए पानी ले आई। तब जेसन कहता है रहने दो, और फिर वो निया को वॉइस मैसेज सेंड करता है मैंने आज ड्रिंक की है तो मुझे पेट दर्द हो रहा है, तुम जल्दी से आकर मुझे हनी वाटर दे दो। पर मैसेज सेंड नहीं होते हैं। तब जेसन कहता है निया तुमने मुझे ब्लॉक कर दिया, तुमने आज तक जो भी किया वो सिर्फ शॉ फैमिली की वजह से था, तुम मुझे परेशान करके मेरी अटेंशन लेना चाहती हो, ठीक है, पर जब तुम वापस आओगी मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद मिसेस सैंडर जेसन से कहती है मास्टर आपको पानी चाहिए? तो जेसन कहता है मुझे कोई पानी नहीं चाहिए, अब जाओ यहाँ से। अगले दिन जेसन अपना फोन देखता है, तभी वहाँ मिसेस सैंडर आती है और कहती है मास्टर कोई आपसे मिलने आया है। जेसन कहता है मुझे पता था कि तुम वापस यहीं आओगी, पर पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ जेना आई थी। वो कहती है जेसन तुमने कहा था ना कि हम आज शॉपिंग करने जाएंगे न्यू मॉल में? तो जेसन कहता है नहीं आज नहीं आ पाऊंगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। जेना कहती है जेसन तुमने मुझसे कहा था कि तुम मेरे साथ चलोगे, और वैसे भी कल हमारी एम्बेसडर्स के साथ मीटिंग है, हमारे पास सिर्फ आज का ही टाइम है, फिर हम बिल्कुल फ्री नहीं रहेंगे, प्लीज तुम चलो ना। तभी वहाँ मिसिस वॉरन आती है। जेना उन्हें देखकर हेलो बोलती है। इसके बाद वॉरन जेसन से कहती है मैंने तुम्हारे लिए नई ट्यूशन टीचर ढूंढी है, वो कल से तुम्हें पढ़ाने आएंगी, तुम ध्यान से पढ़ना और मुझे कोई शिकायत नहीं चाहिए। जेसन कहता है मॉ नई ट्यूशन की क्या जरूरत है, निया है ना वो मुझे पढ़ा देगी। तो वॉरन कहती है निया वो तो अपने डैड के साथ कल ही यहाँ से चली गई, उसके डैड ने काम भी छोड़ दिया है। जेसन कहता है मॉम वो ऐसे कैसे चली गई, मुझे क्यों नहीं पता? वॉरन कहती है नहीं बताया तो इसमें क्या बड़ी बात हो गई, और तुम इतना क्यों जानना चाहते हो? वो सिर्फ एक ड्राइवर की बेटी थी और वो काम छोड़कर चले गए, और तुम भी अपनी पढ़ाई में ध्यान दो और अपने ऐसे फ्रेंड्स के साथ घूमना बंद करो, मुझे देर हो रही है, मैं ऑफिस जा रही हूँ। इतना बोलकर वो निकल जाती हैं।
इसके बाद जेसन सोचता है, निया तुम मुझे बिना बताए कैसे चली गई? तुम जाने से पहले मुझसे मिलकर भी नहीं गई। तभी उसके पास जेना आती है और कहती है, जेसन क्या हुआ तुम्हें? तुम निया के बारे में इतना क्यों सोच रहे हो? वो सिर्फ एक मेड थी, कोई इम्पोर्टेंट पर्सन नहीं थी तुम्हारे लिए। उसे जाना था तो चली गई। जेसन कहता है, तुम सही कह रही हो। फिर जेना सोचती है, निया अच्छा हुआ जो तुम खुद जेसन की लाइफ से दूर चली गई, क्योंकि उसके साथ सिर्फ मैं रहूंगी। इसके बाद जेना जेसन को शॉपिंग के लिए चलने को कहती है। जेसन मान जाता है और फिर दोनों मॉल जाते हैं। रास्ते में जेना कार में मेकअप कर रही थी। उसी बीच रास्ते में एक आइसक्रीम की शॉप दिखती है तो जेना कहती है, जेसन यहाँ की आइसक्रीम बहुत फेमस है, तुम मुझे आइसक्रीम खिलाने के लिए चलो ना। जेसन मान जाता है। शॉप पर पहुंचकर जेसन कहता है, चलो शॉप आ गई। पर जेना कहती है, जेसन देखो ना बाहर कितनी गर्मी है और मैंने अभी मेकअप किया है, अगर मैं बाहर गई तो मेरा सारा मेकअप खराब हो जाएगा। तुम जाकर मेरे लिए आइसक्रीम ले आओ ना प्लीज। जेसन मान जाता है और जाकर लाइन में खड़ा हो जाता है। वो आइसक्रीम लाकर जेना को देता है, पर जेना बस आइसक्रीम थोड़ी सी ही खाती है और जेसन को देती है। तुम खा लो, मुझे अच्छी नहीं लग रही। जेसन कहता है, मुझे नहीं खाना है, पर जेना उसे जबरदस्ती दे देती है। आइसक्रीम खाने के बाद जेसन के पेट में दर्द होने लगता है। जेना कहती है, क्या हो रहा है तुम्हें? तो जेसन कहता है, मुझे पेट दर्द हो रहा है, मैं कार नहीं चला पाऊंगा, हम फिर कभी चलेंगे शॉपिंग करने। जेना कहती है, तुम मेरी सीट में आकर बैठो, मैं कार चलाती हूँ, क्योंकि थोड़ी ही देर में मॉल बंद हो जाएगा, हमें उससे पहले वहाँ पहुँचना है। तब जेसन को निया याद आती है। एक बार वो रात में घूमने गए थे, तब अचानक जेसन के पेट में दर्द होने लगा था, तो निया उसे तुरंत दवाई देती है और कहती है, चलो हम घर चलते हैं, तुम रेस्ट कर लेना। पर जेसन कहता है, तुम्हें तो स्टार्स देखने हैं ना, तो हम यहाँ तक आकर वापस नहीं जा सकते। तब निया कहती है, स्टार्स तो हम कभी भी देख लेंगे, पर अभी तुम्हारी तबीयत ज्यादा जरूरी है। प्रेजेंट में जेसन सोचता है, अगर अभी निया होती तो उसके पास मेरी दवाई रखी होती। फिर जेना कहती है, क्या हुआ, चलो जल्दी सीट एक्सचेंज करो वरना हमें मॉल जाने में देर हो जाएगी। इसके बाद जेना कार ड्राइव करती है और चलते हुए कहती है, जेसन तुम चिंता मत करो, मैं 10 मिनट में मॉल पहुँचाऊंगी, मुझे यहाँ का शॉर्टकट पता है। जेसन जब रोड में देखता है तो वो जेना से कहता है, तुम रॉन्ग साइड में कार चला रही हो। जेना कहती है, नहीं मैं सही साइड में चला रही हूँ। तभी सामने से एक वैन आता है जिससे उनकी कार टकरा जाती है। वे दोनों कार से बाहर आते हैं। वैन का ड्राइवर कहता है, ये क्या किया तुमने, गलत साइड में कार चला रहे थे, तुम्हें दिखाई नहीं देता। जेसन उनसे माफी मांगता है। इसके बाद जेसन जेना से कहता है, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? जेना जेसन की कार से रुमाल निकालने लगती है। ये देखकर जेसन अपना हाथ आगे बढ़ाता है क्योंकि उसे चोट लगी थी। वो कहता है, जेना उसकी चोट में रुमाल बांधो, पर जेना सिर्फ उसकी छोटी सी खरोच में रुमाल बांधती है और कहती है, जेसन अगर मुझे ज्यादा लगती तो कितना अजीब लगता। तब जेसन फिर से अपने पास्ट की बात याद करता है जहाँ वॉरेन जेसन को मारती है क्योंकि उसके कम मार्क्स आए थे और फिर उसे डांट कर वहाँ से चली जाती है। फिर निया आती है और जेसन के फेस में चोट देखकर कहती है, मास्टर क्या हुआ? जेसन कहता है, तुम पाना एग्जाम से काम रखो। निया कहती है, आप रुकिए, और उसके लिए दवाई लाती है। वो कहती है, किनारे में इसमें दवाई नहीं लगाऊंगी तो ये इन्फेक्टेड हो जाएगा, और उसकी चोट में दवाई लगा देती है। अब प्रेजेंट में जेसन सोचता है, अगर अभी निया यहाँ होती तो वो जरूर मेरी चोट देख लेती। तभी वहाँ पुलिस आती है और कहती है, ये रॉन्ग साइड ड्राइव कौन कर रहा था, इन्हें हमारे साथ जाना होगा। जेना डर जाती है और जेसन से कहती है, जेसन अगर मेरे नाम से रिपोर्ट होगी तो इसका असर मेरे सपने में पड़ेगा। प्रोफेसर ली मुझे अपनी टीम में कभी नहीं लेंगे, प्लीज इन्हें तुम बोल दो कि कार तुम चला रहे थे। जेसन तुम बोल दोगे ना? जेसन पुलिस वालों से कहता है, कार मैं चला रहा था। तो पुलिस उसे अपने साथ ले जाती है। जेना कहती है, मैं तुम्हारा क्लास में वेट करूंगी। कुछ देर बाद जेसन बाहर आता है और अपने एक दोस्त को कॉल करके कहता है, मुझे ड्रिंक करनी है, मेरे साथ चलेगा? उसका दोस्त कहता है, अभी दिन है और शायद तुम्हें याद नहीं कि तुम्हारी मॉम ने आज तुम्हारी क्लास अरेंज की है उनके फ्रेंड क्लोई जेंडर के साथ। मैंने सुना है तुम्हारी एडवाइजर बहुत स्ट्रिक्ट है। जेसन कॉल कट कर देता है और कहता है, मुझे तो क्लास का याद ही नहीं था। फिर जल्दी से क्लास में जाता है और वहाँ चोरी से क्लास में घुसने की कोशिश करता है, पर प्रोफेसर क्लोई उसे देख लेती है और कहती है, तुम टाइम नहीं जानते, तुम इतने लेट आ रहे हो। अब तुम स्कूल में कोई नहीं हो कि तुम्हें सब बताना पड़े। एक स्टूडेंट की एक्टिविटी से यहाँ बहुत फर्क पड़ता है। तुम्हारी नोट्स कंप्लीट होंगी नहीं, तो आज के लिए तुम्हारी पनिशमेंट यही है कि तुम 100 बार स्कूल के रूल्स लिखोगे। जेसन कहता है, मैं नहीं लिखूंगा। क्लोई कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारी मॉम को आज के दिन की सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगी।
तब जेसन जाता है और नोट्स लिखना स्टार्ट करता है। फिर क्लास एंड हो जाती है और एसपीएस चले जाते हैं। तब जेना जेसन के पास आती है और कहती है 100 लिखना बहुत ज्यादा हो गया है, और उसका पेन ले लेती है। जेसन कहता है तुम मेरी हेल्प करने आई हो ना? जेना कहती है नहीं, वो तो तुम्हारा पेन बहुत पुराना है, तो मैं तुम्हें अपना पेन देने आई थी। तुम इससे लिखोगे तो जल्दी हो जाएगा। जेसन पास्ट की बात याद करता है। जब जेसन नहा के आता है, निया कहती है ये देखो, मैंने तुम्हारे सारे नोट्स बना दिए हैं। ग्रीन कलर से मैंने फॉर्मूलास लिखे हैं और येलो कलर से एल्गोरिथम्स। तुम इसे अच्छे से पढ़ लेना। जेसन कहता है इसे वही रख दो। फिर निया कहती है मैंने तुम्हारे लिए रिफ्लेक्शन के नोट्स भी बना दिए थे और प्रिंट आउट भी निकलवा दिया है। अब तुम अच्छे से पढ़ लेना और प्लीज किसी से झगड़ा मत करना। जेसन कहता है ठीक है, उन्हें वही रख दो और जाओ। प्रेजेंट में रात हो जाती है, पर जेसन क्लास में बैठकर नोट्स लिख ही रहा था। फिर वो कहता है निया, तुम जब वापस आओगी और मेरे सामने रो रो कर भी माफी मांगोगी ना, तब भी मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। फिर वो वहाँ से चला जाता है और घर जाता है। जैसे ही जेसन अपने रूम में जाता है और बेड में देखता है, वो कहता है निया। फिर वो जाकर कहता है तुम वापस आ गई। पर तभी जेना उठती है। जेसन कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? जेना कहती है मैं यहाँ तुमसे मिलने आई थी, फिर तुम्हारा रूम खुला था तो मैं यही तुम्हारा वेट कर रही थी, और इसी बीच मुझे नींद आ गई थी। तब जेसन कहता है ठीक है, तुम यहाँ सो जाओ, मैं गेस्ट रूम में सो जाऊंगा। तो जेना कहती है जेसन ये बेड बहुत बड़ा है, गेस्ट रूम में जाने की कोई जरूरत नहीं है। पर जेसन कहता है तुम यहाँ आराम से सो जाओ, मैं चला जाऊंगा। वैसे भी एक लड़की की इज्जत बहुत मायने रखती है, और दोबारा मेरे घर में आकर ऐसे मेरे रूम में मत सोना। तब जेना कहती है जेसन तुम सच सच बताओ, तुम निया से प्यार करते हो ना? जेसन कहता है मैंने तो ये अभी कहा ही नहीं, तुम कुछ भी मत सोचो। तो जेना कहती है तो तुम मेरे साथ रहना नहीं चाहते हो? जेसन कहता है तुम यहाँ आराम से सो जाओ, मैं जा रहा हूँ, कल क्लास भी है। फिर वो बाहर चला जाता है। इसके बाद जेसन बाहर ही खड़ा रहता है और फिर अपना फोन निकालता है, पर उसे याद आता है कि उसका फोन रूम के अंदर रखा है। तो वो फोन लेने फिर रूम में जाता है। उस समय जेना अपनी माँ से बात कर रही थी। उसकी माँ कहती है तुम्हें जेसन के करीब रहना होगा, तभी हम आगे कुछ अच्छा कर पाएंगे, और एक बार तुम्हारी जेसन से शादी हो गई तो तुम्हारी लाइफ बन जाएगी। पर मैंने सुना था जेसन किसी और लड़की से प्यार करता है। तो जेना कहती है माँ, वो सिर्फ एक नौकरानी थी, वो यहाँ से चली गई, और एक बार तो मैंने ही उसे धक्का देकर सीढ़ियों से गिरा दिया था और जेसन से कहा कि उसने मुझे धक्का मारा था। जेसन मुझसे इतना प्यार करता है कि उसने मेरी बात मान ली। वो सिर्फ कुछ समय पहले की बात थी, अब सब ठीक है। ये सब जेसन सुन लेता है और अंदर आकर वो जेना का गला दबाने लगता है और कहता है तुमने मुझसे झूठ कहा था, उस दिन तुमने ही निया को सीढ़ियों से धक्का दिया था, तुम इतना कैसे कर सकती हो? तो जेना कहती है हाँ, मैंने ही सीढ़ियों से धक्का दिया था, पर सिर्फ ये देखने के लिए कि तुम किसका साइड लोगे। तुम उस ड्राइवर की बेटी के लिए मुझसे लड़ रहे हो, वो सिर्फ एक नौकरानी थी, तुम कहीं तुम उससे सच में प्यार तो नहीं करने लगे? जेसन कहता है क्या कह रही हो तुम, और तुम्हें ये सोच भी कैसे आया कि निया और तुम्हारा कंपैरिजन हो सकता है? तभी जेना कहती है जेसन जो हुआ उसे जाने दो, निया तुम्हारे लायक नहीं है, उसे कोई मिल गया होगा। जेसन कहता है निया ऐसी बिल्कुल नहीं है। फिर वो जेना को धक्का देता है और अपना फोन लेकर चला जाता है। इसके बाद जेसन निया के रूम में आता है और उसकी अलमारी खोलता है। फिर वही बैठ जाती है और कहती है, और अपने पॉकेट से हैंड बैंड निकालता है। फिर वो पास्ट की बात याद करता है। उसके बाद जेसन कहता है मैंने तुम्हें जो भी दिया तुमने ले लिया, सिर्फ ये हैंड बैंड यहाँ छोड़कर चली गई। निया तुम कहाँ हो? पर तुम जहाँ भी हो तुम बस मेरा इंतजार करो, एक दिन मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगा। कुछ टाइम बाद निया प्रोफेसर आईवी बनकर आती है, जो अब एक इंटरनेशनल प्रोफेसर बन गई थी। जैसे ही वो आती है, सारे रिपोर्ट्स उसके पास जाते हैं और निया को बधाई देते हैं। वो कहते हैं प्रोफेसर आईवी, आपने जेनेटिक डिजीज के लिए ड्रग तैयार किया है, इससे बहुत सारे लोगों को आराम मिला है, इसके लिए आपको नोबेल प्राइज भी मिला है। क्या आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगी? फिर बाद में वो कहते हैं मैडम आप यहाँ क्यों आई हैं? आपको तो अब्रॉड में बहुत सारी अच्छी कंपनीज हायर करना चाहती होंगी। पर प्रोफेसर आईवी कहती हैं यहाँ आना मेरा पर्सनल मैटर है, इसलिए मैं आपसे कुछ नहीं कहना चाहती। फिर भी रिपोर्ट्स उनसे क्वेश्चंस पूछते हैं, पर प्रोफेसर आईवी वहाँ से चली जाती हैं। इसके बाद दूसरी तरफ वॉरेन अपने ऑफिस में बैठकर न्यूज देखती हैं, जिसमें देखती हैं कि नोबेल प्राइज विनर प्रोफेसर आईवी यहाँ वापस आई हैं। उनका जेनेटिक डिजीजेस के लिए ड्रग बनाने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। तब वॉरेन कहती हैं ये प्रोफेसर आईवी प्रोफेसर ली की टॉप स्टूडेंट है और रिसर्च में टॉप करके नोबेल प्राइज भी जीता है। अगर प्रोफेसर आईवी शॉ बायोफार्मा ज्वाइन कर ले तो हमें बहुत बड़ा फायदा होगा। वो असिस्टेंट से कहती हैं तुम पता करो अभी ये कहाँ है। इसके बाद वॉरेन जेसन से कहती हैं तुम जाकर प्रोफेसर आईवी को हमारी कंपनी में हायर करो, इससे पहले कि वो कोई और कंपनी ज्वाइन कर ले। तभी जेसन टीवी में देखता है और कहता है ये तो निया है, पर फिर वो सोचता है ये तो एक नोबेल प्राइज विनर है, ये निया कैसे हो सकती है? फिर वॉरेन कहती हैं प्रोफेसर आईवी को तो अब्रॉड में अच्छी कंपनी हायर करना चाहती होगी, फिर ये यहाँ वापस क्यों आई?
तब चैन कहता है, मैडम मैंने सुना है उनका बर्थ प्लेस नॉर्थ वेल है और ग्रेजुएशन भी यूएन से हुआ। वॉरेन कहती है, यूएन से ग्रेजुएशन, इसका मतलब वो जेसन की क्लासमेट होगी। फिर वॉरेन जेसन से कहती है, क्या तुम्हें याद है इसके बारे में? जेसन कहता है, नहीं मैं नहीं जानता। वॉरेन कहती है, नहीं जानते तो जाकर पता करो और इसे हमारी कंपनी में हायर करो। इसके बाद जेसन के पास मैसेजेस आते हैं जिसमें लिखा था कि सर हमने सारे एयरपोर्ट में पता कर लिया है पर मिस निया का कहीं कोई पता नहीं चला। तो जेसन कहता है कि ढूंढना चालू रखो। तभी वॉरेन जेसन से कहती है कि मैं तुमसे बात कर रही हूँ। तो जेसन कहता है, मैं समझ गया हूँ। इसके बाद जेसन अपना पॉकेट से हैंड बैंड निकालता है और फिर निया के साथ की पास्ट की कुछ मेमोरीज को याद करता है और कहता है, निया तुम कहाँ चली गई हो? अब तो 3 साल हो गए हैं, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा है, तुम कहाँ जाकर छुपी हो? इसके बाद दूसरी तरफ प्रोफेसर आईवी हॉस्पिटल आती है जहाँ वहाँ के डॉक्टर प्रोफेसर आईवी का वेलकम करते हैं। फिर सीनियर डॉक्टर कहते हैं, प्रोफेसर आईवी हमें आपसे बहुत उम्मीदें हैं, ये पेशेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम कोई गलती नहीं करना चाहते। आप तो प्रोफेसर ली की टॉप स्टूडेंट है और जेनेटिक डिजीज के ड्रग की रिसर्च करके अपने नोबेल प्राइज जीते हैं, इसलिए हमें ऊपर पूरा भरोसा है कि आप सिचुएशन को हैंडल कर लेंगी। तब प्रोफेसर आईवी कहती हैं, आप टेंशन मत कीजिए, प्रोफेसर ली ने खुद मुझे यहाँ इस केस को हैंडल करने भेजा है, मैं अपनी तरफ से मेरा बेस्ट दूंगी। और फिर पेशेंट की टेस्ट रिपोर्ट मांगती हैं और उसे देखने लगती हैं। तभी वहाँ के और भी स्टूडेंट्स बात करने लगते हैं, ये तो प्रोफेसर टी टॉप स्टूडेंट है, आईवी को नोबेल प्राइज मिला है और फिर भी ये हमारे हॉस्पिटल में आई है ट्रीटमेंट करने। तभी चैना आती है और वो ये सुनती है। तभी एक लड़की कहती है, हाँ मैंने सुना है कि प्रोफेसर आईवी को शॉ ग्रुप में हायर करने के लिए उन्हें देखा जा रहा है पर अभी तक वे इनका पास नहीं लग पाए हैं और ये हमारे हॉस्पिटल में आई हैं। तब चैना कहती है, जेसन ने मुझसे 3 साल से बात नहीं की है पर अगर मैं जेसन को ये बता दूं कि प्रोफेसर आईवी यहाँ है तो वो मुझसे जरूर बात करेगा। वहीं दूसरी तरफ जेसन प्रोफेसर आईवी को ढूंढने निकलता है। उसका असिस्टेंट कहता है, सर हम प्रोफेसर को कहाँ ढूंढेंगे? तो जेसन कहता है, तुम पहले यूएन की तरफ चलो, शायद वहाँ मिल जाए। तभी जेसन के पास जेना का कॉल आता है तो वो नहीं उठाता पर जेना फिर कॉल करती है तो जेसन उठाता है और कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे कॉल मत करना, फिर तुम मुझे कॉल क्यों कर रही हो? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। तब जेना कहती है, जेसन मेरे पास तुम्हारे फायदे की बात है, मुझे पता चला कि प्रोफेसर आईवी को ढूंढ रहे हो, मैं तुम्हें उनकी इन्फॉर्मेशन दे सकती हूँ। तो जेसन कहता है, तुम झूठ मत बोलो। तब जेना कहती है, मैं सच बोल रही हूँ, तुम आज मेरे साथ डिनर करने चलो और आके मुझे हॉस्पिटल से ले जाओ, फिर मैं बताऊंगी। पर जेसन उसका कॉल कट कर देता है और फिर असिस्टेंट से कहता है, हमें नॉर्थ वेल हॉस्पिटल जाना है, पहले वहाँ ले चलो। इधर हॉस्पिटल में एक नर्स आकर कहती है, डॉक्टर पेशेंट की कंडीशन गिरती जा रही है, बीपी लो हो गई है और पल्स भी गिर रही है। तब प्रोफेसर आईवी कहती है, जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करो, पहले जाकर पेशेंट को आईसीयू में शिफ्ट करो और सर्जरी की तैयारी करो। तब सीनियर डॉक्टर कहते हैं, प्रोफेसर आईवी जैसा कहती है वैसा ही करना और फिर सब लोग वहाँ से जाते हैं। इसके बाद चैना कहती है, ये प्रोफेसर ली की टॉप स्टूडेंट मुझे इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है, जैसे मैंने पहले से जानती हूँ। इसके बाद प्रोफेसर आईवी सर्जरी के लिए रेडी होती है। तब डायरेक्टर कहते हैं, ये पेशेंट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, आप समझ लीजिए कि आपकी आज की सर्जरी से हमारे हॉस्पिटल का फ्यूचर जुड़ा हुआ है। तब आईवी कहती है, आप चिंता मत कीजिए, मैं अपने पेशेंट को ठीक कर दूंगी, वो फिर से ठीक जरूर होगा। और फिर अंदर जाती है। तब एक दूसरी नर्स डायरेक्टर से कहती है, क्या प्रोफेसर आईवी मिस्टर गॉफ को बचा लेंगी? मिस्टर गॉफ हार्बर के वारिश हैं, ह्यूरॉन के राजा और पोर्टन की रानी के बेटे हैं। अगर प्रोफेसर आईवी उन्हें नहीं बचा पाई तो डायरेक्टर कहते हैं, ऐसा मत बोलो, मुझे प्रोफेसर आईवी पर पूरा भरोसा है, पर अगर वो उन्हें नहीं बचा पाई तो ये हमारी किस्मत होगी। और वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हॉस्पिटल में जेसन आता है और फिर उसका आदमी उसे बताता है, मास्टर हमें पता चला है कि मिस निया वापस आ गई हैं। तो जेसन कहता है, तुम सच कह रहे हो? इसके बाद अंदर हॉस्पिटल में प्रोफेसर आईवी सर्जरी करके बाहर आती हैं। डायरेक्टर कहते हैं, प्रोफेसर क्या हुआ, सब ठीक है? तो प्रोफेसर आईवी कहती है, पेशेंट बिल्कुल ठीक है, सर्जरी भी सक्सेसफुल रही है। तब डायरेक्टर प्रोफेसर आईवी को थैंक यू बोलते हैं पर प्रोफेसर आईवी कहती है, इसमें थैंक यू कहने वाली कोई बात नहीं है, ये तो मेरी जॉब है। और फिर डायरेक्टर कहते हैं, प्रोफेसर आईवी मैंने सुना है कि आपको यहाँ की बहुत बड़ी बड़ी कंपनी से ऑफर्स आ रहे हैं, यहाँ तक कि शॉ होल्डिंग भी आपसे साइन कराना चाहती है, तो आप अब यही रहेंगी या वापस चली जाएंगी? तब निया को अपने कॉलेज का लास्ट दिन याद आता है जब जेसन ने जेना की ग्रेजुएशन कंप्लीट होने की पार्टी मनाई थी। फिर वो कहती है, मुझे अभी लाइफ में फ्रीडम के साथ जीना है, मैंने कुछ सोचा नहीं है
है अभी, पर अभी मिस्टर गॉफ के ठीक होने तक तो मैं यहीं रुकूंगी। वही दूसरी तरफ जेसन हॉस्पिटल के अंदर आ रहा होता है और कहता है, निया बहुत छुपा लिया तुमने, अब बस एक बार मैं ये प्रोफेसर आइवी का मैटर सॉल्व कर लो, फिर तुमसे बात करूंगा और इस बार तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। इधर प्रोफेसर आइवी डायरेक्टर से कहती है, मुझे अभी जाना होगा, मुझे चेंज भी करना है और काम भी है। पर तभी वहाँ जेना आती है और प्रोफेसर आइवी से हेलो करती है। उसे देखकर प्रोफेसर आइवी कहती है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हें मैं यहाँ देखूंगी। इसके बाद जेना प्रोफेसर आइवी से कहती है, मुझे जैसे ही पता चला कि आप प्रोफेसर ली की टॉप स्टूडेंट हैं, मैं तब से आपसे मिलना चाहती थी और आज फाइनली आपसे मिल ही लिया। आप रुकिए ना, थोड़ी देर आपसे बात करनी है। तब डायरेक्टर आते हैं और कहते हैं, प्रोफेसर आइवी मैं आपको इससे इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ, ये है हमारी न्यू इंटर्न जेना सॉन्ग। ये बहुत ही टैलेंटेड है, इसने कॉलेज में टॉप किया था। इसका प्रोजेक्ट था बायो फार्मा के बेस में और इसे यहीं भी जॉब मिली है। तब जेना निया प्रोफेसर आइवी की तरफ हाथ बढ़ाती है तो निया सोचती है, तुमने ग्रेड स्कूल में जाने के लिए मेरे प्रोजेक्ट का यूज किया और नॉर्थ वेल हॉस्पिटल जहाँ सिर्फ सिलेक्टेड पर्संस को लिया जाता है, यहाँ आने के लिए भी मेरे ही प्रोजेक्ट का यूज किया। फिर निया हाथ बढ़ाती है और कहती है, मैं प्रोफेसर आइवी हूँ। तब जेना कहती है, ये आवाज कहीं सुनी सी लग रही है। फिर वो निया से कहती है, क्या हम पहले कभी मिले हैं? तभी जेना के पास जेसन का कॉल आता है तो जेना कॉल रिसीव करती है। जेसन कहता है, कहाँ हो तुम? तब जेना कहती है, इधर सामने आओ। फिर जेना जेसन के पास जाती है। उन्हें देखकर निया कहती है, 3 साल बाद भी तुम दोनों साथ हो। फिर जेना जेसन से कहती है, तुम बहुत जल्दी आ गए, बताओ हम आज डिनर करने कहाँ जाएंगे? पर जेसन कहता है, तुमने कहा था प्रोफेसर आइवी के बारे में तुम्हारे पास इन्फॉर्मेशन है। तो जेना कहती है, मैंने तुमसे कहा था कि पहले आज हम साथ में डिनर करेंगे, उसके बाद ही मैं तुम्हें इन्फॉर्मेशन दूंगी। तभी वहाँ एक नर्स आकर प्रोफेसर आइवी से कहती है, मैडम मिस्टर गॉफ को होश आ गया है और वो आपसे पर्सनली मिलकर थैंक यू बोलना चाहते हैं। तो प्रोफेसर आइवी कहती है, ठीक है चलिए। तभी जेसन उसे देख लेता है और कहता है, ये आंखें जानी पहचानी लग रही हैं। फिर उसे निया की आंखें याद आती हैं और वो कहता है, निया, और आगे बढ़ता है। पर जेना उसे रोकती है और कहती है, तुम क्या कह रहे हो? निया यहाँ कैसे आ सकती हैं? इस हॉस्पिटल में सिर्फ कुछ ही लोगों का एक्सेस अलाउड है। जेसन कहता है, हाँ शायद मुझे गलत फहमी हो गई होगी। फिर वो कहता है, अगर मुझे पता चला कि तुमने इन्फॉर्मेशन को लेकर झूठ बोला है तो तुम्हें अपने किए में बहुत पछतावा होगा। इसके बाद दूसरी तरफ प्रोफेसर आइवी मिस्टर गॉफ से मिलने जाती है। उनके रूम के बाहर बहुत सारे गार्ड्स खड़े थे। तब प्रोफेसर कहती है, यहाँ इतने सारे लोग क्यों हैं? तो नर्स बताती है, आपको नहीं पता ये पेशेंट कौन है? तो प्रोफेसर आइवी कहती है, कौन है? तो नर्स बताती है, ये हुबावर फैमिली के वारिस है, राजा हुरॉन और महारानी पोर्टन के बेटे हैं। तब प्रोफेसर आइवी कहती है, क्या ये हुबावर फैमिली के वारिस हैं? फिर वो डोर तक पहुँचती है तो गार्ड्स उन्हें रोकते हैं और कहते हैं, अपना मास्क निकाल लीजिए। तो प्रोफेसर आइवी कहती है, ठीक है, और अपना मास्क हटा देती है। फिर उन्हें अंदर बुला लिया जाता है। इसके बाद जब वो अंदर आती हैं तो मिस्टर गॉफ कहते हैं, तो आप है वो डॉक्टर जिन्होंने मुझे नॉट के मुंह से बाहर निकाला है? वैसे मैंने जितना सोचा था उससे ज्यादा यंग हैं आप। तब प्रोफेसर आइवी कहती है, तुम स्ट्रेस मत लो, हंसते रहो। इसके बाद मिस्टर गॉफ कहते हैं, बताइए आपको क्या चाहिए? आपने मेरी जान बचाई है, पैसा, पावर या फिर गॉफ का साथ? तो प्रोफेसर आइवी कहती है, मुझे सिर्फ अपने पेशेंट को हेल्दी और सेफ देखना अच्छा लगता है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अगर तुम खुश रहोगे तो मुझे अच्छा लगेगा और तुम्हारी रिकवरी भी जल्दी हो जाएगी। तब मिस्टर गॉफ कहते हैं, मेरी खुशी, आप तो इतनी एक्सपर्ट हैं, आपको नहीं पता मुझे जेनेटिक बीमारी है जिसके कारण मेरे पैरों में जान नहीं है। मैंने कितना ट्रीटमेंट करवाया है पर ठीक नहीं हुआ, मुझे इसके लिए व्हील चेयर का सहारा लेना पड़ता है, फिर मैं कैसे खुश हो सकता हूँ? तब प्रोफेसर आइवी मिस्टर गॉफ का चादर हटाती है और उनके पैर में माटी है। तो गॉफ कहते हैं, ये क्या कर रही हो? मुझे मेरे पैरों में दर्द महसूस हो रहा है। तो प्रोफेसर आइवी कहती है, जेनेटिक बीमारी है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी रिकवरी ना हो। तुम्हारी सर्जरी सक्सेसफुल रही है और तुम अब सिर्फ चल ही नहीं, दौड़ भी सकते हो। तो गॉफ कहता है, पर मैंने वर्ल्ड में हर जगह ट्रीटमेंट करवाया था पर ठीक नहीं हो पाया था। तो प्रोफेसर आइवी कहती है, पर अब सब ठीक है, अब तुम रेस्ट करो और बस थेरेपी में सपोर्ट कराना। फिर जाने लगती है तो गॉफ उसे रोकता है और कहता है, प्रोफेसर आइवी, मुझे आपका रियल नाम जानना है क्योंकि मैं आपको अपने साथ रखना चाहता हूँ। और आइवी, आपका रियल नेम तो नहीं है? तब वो कहती है, जब तुम अपने पैरों पर खड़े हो जाओगे तब मैं तुम्हें बता दूंगी। तभी उसके पास उसके डैड का कॉल आता है। वो कहते हैं, सर्जरी कैसी रही? तो निया कहती है, सब ठीक से हो गया है। तो उसके डैड कहते हैं, मैंने खाना बना दिया है, तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, जल्दी से आ जाओ, फिर हम साथ में खाना खाएंगे। तो निया कहती है, बस थोड़ी देर में आ रही हूँ, और फिर चली जाती है। इसके बाद गॉफ अपने असिस्टेंट को बुलाता है और कहता है, मुझे प्रोफेसर आइवी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ला कर दो। तो असिस्टेंट हाँ कहता है और वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद प्रोफेसर
प्रोफेसर आइवी हॉस्पिटल से बाहर निकलती है तो बहुत सारे रिपोर्टर्स उसके पास आते हैं और उससे सवाल करने लगते हैं। पूछते हैं, आपने अभी अभी जिसे अंदर बचाया है वो हबर फैमिली का वारिस है, क्या ये बात सच है? पर निया कहती है, मुझे जाने दो प्लीज। पर रिपोर्टर्स सवाल पूछते ही जाते हैं। तभी वहाँ जेसन और चैना भी आते हैं। तो जेसन कहता है, वहाँ इतनी भीड़ क्यों है? तो चैना सोचती है कि अगर जेसन को पता चल गया कि ये प्रोफेसर आइवी है तो ये मेरे साथ डिनर में नहीं जाएगा, मुझे इसे यहाँ से ले जाना होगा। तो कहती है, कुछ नहीं, ऐसे ही, तुम चलो ना, मैंने तुम्हारे लिए रेस्टोरेंट बुक किया है। पर तभी जेसन प्रोफेसर आइवी का फेस देख लेता है और निया कहते हुए उसके पास जाता है, उसे पकड़ लेता है और कहता है, तुम कहाँ थी अब तक? मैंने तुम्हें कितनी जगह नहीं ढूंढा। तो प्रोफेसर आइवी कहती है, आपको कोई गलतफहमी हो रही है, आप मुझे गलत पर्सन समझ रहे हैं। और तभी वहाँ जैना भी आती है और जेसन से कहती है, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे डिनर के लिए लेकर जाओगे। फिर वो देखती है और कहती है, निया तुम यहाँ? तो वो कहती है, आपको गलतफहमी हो रही है। तब जेसन कहता है, मैं 7 साल तुम्हारे साथ रहा हूँ, तुम्हें भीड़ में भी पहचान सकता हूँ, तुम निया ही हो, चलो मेरे साथ मेरे घर और बताओ इतने साल कहाँ थी, क्यों गई थी? पर निया कहती है, छोड़ो मुझे वरना मैं सिक्योरिटी को बुला दूंगी। इधर जैना अलग जेसन को कहती है, चलो हमें डिनर के लिए जाना है। पर जेसन जैना की बात नहीं सुनता और निया को अपने साथ ले जाना चाहता था। तभी वहाँ सिक्योरिटी आ जाती है। तो जेसन कहता है, तुम मुझे जाने से रोकोगे? तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? तो सिक्योरिटी गार्ड्स कहते हैं, आप कोई भी हो पर प्रोफेसर आइवी के पास कोई ऐसा नहीं जा सकता। जैना और जेसन दोनों ये सुनकर शॉक रह जाते हैं। फिर जेसन कहता है, तुम प्रोफेसर आइवी कैसे हो सकती हो? तुम्हारे पास तो डिग्री भी नहीं थी, तुम नोबेल प्राइज विनर प्रोफेसर आइवी नहीं हो सकती। तब निया कहती है, मैं तो पहले से ही बोल रही हूँ कि आप मुझे एक गलत पर्सन समझ रहे हैं। इसके बाद वो कार की तरफ जाती है तो जेसन लेग दर्द का नाटक करता है। पर निया सोचती है, तुम्हारी इन एक्टिंग में पहले वाली निया आ जाती थी, पर अब मैं प्रोफेसर आइवी हूँ, मुझे इन छोटी छोटी बातों में तुम फंसा नहीं सकते। फिर वो कहती है, सर आपको किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए, मैं आपकी इसमें कोई मदद नहीं कर सकती। और फिर कार में बैठ जाती है। जेसन सिक्योरिटी गार्ड्स को हटने कहता है पर फिर निया वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद जेसन सोचता है, निया तुमने मुझे पहचानने से मना किया, मैं तुमसे पूछ कर रहूंगा कि तुम इतने साल कहाँ थी, क्यों गई थी, मैं तुम्हें अपने पास वापस ला कर रहूंगा। कुछ देर बाद निया अपने घर जाती है जहाँ उसके डैड ने खाना बना कर रखा था। जाकर निया डिनर करने बैठती है। उसके डैड कहते हैं, आज मैंने तुम्हारा डिनर बनाया है, तुम खाओ ना, कितनी पतली हो गई हो बाहर रह के। तो निया कहती है, डैड मैं ठीक हूँ, वहाँ तो प्रोफेसर ली और हाइडर ने मेरा बहुत ख्याल रखा था। तो उसके डैड कहते हैं, वो तुम्हारे साथ थे इसलिए तो मैं यहाँ बेफिक्र था। इसके बाद उसके डैड बताते हैं, जब तुम यहाँ नहीं थी तो जेसन हर दिन तुम्हारे बारे में पूछने आता था, पर मैंने उसे कुछ नहीं बताया। एक दिन तो रात भर वो हमारे घर के बाहर ही खड़ा था। फिर वो बताते हैं, जेसन चिल्लाते हुए आया, निया कहाँ हो तुम, बाहर आओ। और जब मैं बाहर आया और उससे कहा कि तुम यहाँ नहीं हो तो वो पूछ रहा था, कहाँ है निया? मैंने उसे सब जगह ढूंढ लिया है पर वो कहीं नहीं मिल रही, कहाँ गई है वो? जब मुझे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है वो मुझे छोड़कर चली गई। फिर उसके डैड कहते हैं कि जैसा कि तुमने कहा था कि किसी से कुछ नहीं कहना है, इसलिए मैंने उसे कुछ नहीं बताया, पर तुम्हारे और जेसन के बीच जो था। तभी निया कहती है, डैड हमारे बीच जो भी था वो पास्ट की बात है, मैं यहाँ सिर्फ आपसे मिलने और प्रोफेसर ली के फ्रेंड की हेल्प करने आई थी और कुछ नहीं। जेसन वैसे भी एक ऐसा इंसान है जो सामने वाले की फीलिंग्स को नहीं समझता और मुझे उनसे जुड़ी कोई बात नहीं करनी है। तभी निया के पास कॉल आता है। वो कॉल रिसीव करती है तो कहते हैं, हेलो प्रोफेसर आइवी, मैं एनयू का डायरेक्टर बात कर रहा हूँ। आप हमारे यहाँ की एलुमिनिया है और हमें पता चला कि आप यहाँ आई हुई हैं, तो हमने आपको इनवाइट करने के लिए कॉल किया था। 3 दिन बाद हमारे कॉलेज में एनुअल डे है, हम चाहते हैं कि आप आकर बच्चों को स्पीच दें। निया सोचती है कि एनयू से कॉल आया है और फिर हाँ कर देती है। इसके बाद कॉल कट हो जाता है। वो अपने डैड से कहती है, आप ये सब बातें छोड़िए, आप ये खाना खाइए, वैसे भी हम कितने समय बाद साथ खा रहे हैं। दूसरी तरफ जेसन ड्रिंक करता है और वो निया के बारे में सोचता है जो भी हॉस्पिटल में हुआ था। इसके बाद कहता है, आंखें वही थी, आवाज भी वही थी, पर इन 3 सालों में ऐसा क्या हुआ कि निया प्रोफेसर आइवी बन गई, ये कैसे हो सकता है? तभी वो अपना मोबाइल देखता है और कहता है, निया और बस 3 दिन, फिर मैं तुम्हारे चेहरे से ये झूठ का पर्दा हटा दूंगा। इसके बाद दूसरे दिन हॉस्पिटल में गॉफ का असिस्टेंट उसे बताता है, सर मिस आइवी के बारे में हमें ज्यादा कुछ पता नहीं चला, बस इतना पता चला कि वो प्रोफेसर ली की टॉप स्टूडेंट है और उनकी इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाई हुई थी। वो बहुत मिस्टीरियस है, यहाँ तक कि यहाँ आने से पहले का भी उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, उनके फैमिली बैकग्राउंड का भी पता नहीं है। तब गॉफ कहता है, और खोजबीन करो। तभी वहाँ निया आ जाती है। उसे देखकर गॉफ कहता है, प्रोफेसर आप बहुत जल्दी आ गई। तो निया कहती है, ये मेरा काम है और मुझे तुम्हारी हार्ट बीट चेक करनी थी। तब गॉफ अपने शर्ट की बटन खोल देता है और निया चेकअप करती है। फिर वो उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, आपकी हार्ट बीट नॉर्मल है,
है, आप जल्दी रिकवर हो जाएंगे। तब गॉफ कहता है, अपना मेरी जान बचाई है, मैं आपको रिवॉर्ड देना चाहता हूँ, आप मेरे साथ डिनर के लिए चलेंगी। तो निया कहती है, ये मेरी जॉब थी और वैसे भी मैं अभी बहुत बिजी हूँ। 3 दिन बाद मेरे कॉलेज का एनुअल डे है जिसके लिए मुझे स्पीच रेडी करनी है। तब गॉफ कहता है, ठीक है, 3 दिन बाद आपकी स्पीच के बाद हम डिनर के लिए चलेंगे। उस दिन मैं भी अपनी नई शुरुआत करूंगा, मेरी रिकवरी भी अच्छे से हो जाएगी, तब तक आप मना नहीं कर सकती। तब निया सोचती है, डिनर करने ही तो जाना है, वैसे भी ये मेरे मेंटर के फ्रेंड है, और हाँ कर देती है, फिर वहाँ से चली जाती है। 3 दिन बाद निया कॉल में बात करती हैं और कहती हैं, प्रिंसिपल सॉन्ग ने मुझे इनवाइट किया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। यहाँ बहुत कुछ चेंज भी हुआ है, अच्छा लगा मुझे यहाँ आकर, मैं बस थोड़ी देर में ऑडिटोरियम पहुँच जाऊंगी। और फिर कॉल कट कर देती हैं। इसके बाद निया कपल्स को जाते हुए देखती हैं और कहती हैं, एक उम्र में प्यार ही अच्छा लगता है और उसके अलावा कुछ नहीं दिखता। बस ऐसा लगता है कि अगर ये इंसान मेरे साथ है तो मेरे पास सब है, पर जब सामने वाला इंसान आपको पसंद ना करे और फिर भी आप उसे साथ रखते हैं तो ये आपकी मूर्खता होती है और कुछ नहीं। तभी वहाँ जेसन निया को आवाज लगाता है और उसके पास आता है। तब तक निया वहाँ से चली जाती है। तब जेना कहती है, जेसन क्या हो गया है तुम्हें, तुम हर नई लड़की और निया के नाम से बुलाते हो, यहाँ तक कि तुम नींद में और नशे की हालत में भी निया का ही नाम लेते हो। क्या तुम उससे इतना लगाव कर रहे हो? और मेरा क्या, जो मैं 3 साल से तुम्हारे साथ रह रही हूँ। अरे तुम तो मुझे भी निया के नाम से बुलाते हो कभी कभी, क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हें हर जगह सिर्फ निया ही नजर आती है। क्या तुम एक खिलौना समझ रहे हो जिसे जब चाहा कहा और फिर फेंक दिया? तो जेसन कहता है, मैंने तुम्हें मेरे साथ रहने कहा था, मैंने तुमसे कहा है मैं तुमसे प्यार नहीं करता। पर जेना कहती है, तुम ये मुझे दूर रखने के लिए कह रहे हो ना? तो जेसन कहता है, मैं तुम्हें साफ शब्दों में बता चुका हूँ कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, बस बात खत्म। और फिर उसे धक्का देकर चला जाता है। इसके बाद अंदर ऑडिटोरियम में निया अपनी स्पीच की तैयारी करती हैं। तब वहाँ के स्टूडेंट्स बात करते हैं, मैंने सोचा नहीं था कि प्रोफेसर आइवी की स्पीच सुनने मिलेगी। तो दूसरा कहता है, हमारी ये स्पीच किसी ग्लोबल कॉन्फ्रेंस से कम नहीं है। तभी वहाँ जेसन भी आकर बैठता है। इसके बाद निया अपनी स्पीच शुरू करती हैं। पहले वो खुद को सबको इंट्रोड्यूस कराती हैं, फिर कहती हैं, आज हम मेडिसिन का बॉडी के सिस्टम में कैसे इफेक्ट पड़ता है ये देखेंगे। इधर जेसन उसे देखता है और कहता है, तुम्हारे प्रेजेंटेशन देने का तरीका अब भी वही है, तुम निया ही हो। और फिर वहाँ से चला जाता है। कुछ ही देर में निया की प्रेजेंटेशन भी खत्म हो जाती है। इसके बाद डायरेक्टर उसे कहते हैं, हमें अच्छा लगा कि तुम यहाँ आई और स्पीच दी। तो निया कहती है, सर ये तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। और फिर उसे गॉफ का कॉल आता है। वो कहता है, तुम्हारी स्पीच हो गई? तो निया कहती है, हाँ हो गई, बस मैं ड्रेस चेंज करके आ रही हूँ। दूसरी तरफ गॉफ भी रेडी होकर कार से निकलता है और कहता है, एनयू ले चलो। असिस्टेंट कहता है, सर आज आप बहुत खुश लग रहे हैं। तो गॉफ सोचता है कि प्रोफेसर आइवी आज मैं आपसे बात कर लूंगा। इसके बाद दूसरी तरफ निया चेंज करने जाती है। वहाँ जेसन आ जाता है। तो निया कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, कैसे अंदर आए हो? जेसन कहता है, मैं भी तुमसे यही जानना चाहता हूँ कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, 3 साल से तुम कहाँ थी? निया कहती है, मैंने कहा ना तुम्हें कोई गलत फहमी हो रही है। जेसन कहता है, मैं 2 साल तुम्हारे साथ रहा हूँ और तुम्हारी छोटी छोटी आदत जानता हूँ, कोई पागल होगा जो तुम्हें नहीं पहचान पाएगा। तब निया कहती है, हाँ मैं हूँ निया, पर वो 3 साल पहले थी। अब मैं प्रोफेसर आइवी हूँ और मुझे अपने करियर में फोकस करना है। हमारे बीच सब 3 साल पहले ही खत्म हो गया था। जेसन उसके करीब जाता है और कहता है, मैंने नहीं कहा कि सब खत्म हो गया, तो तुम ये डिसीजन अकेले नहीं ले सकती। और उसे किस करने की कोशिश करता है, पर निया उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है, मुझसे दूर रहो, पागल मत बनो, अब हमारे बीच कुछ नहीं है। उधर गॉफ भी कॉलेज पहुँच जाता है और कहता है, मैं ही प्रोफेसर को अंदर से लेकर आता हूँ, और अंदर जाता है। इधर जेसन फिर निया के करीब जाता है और कहता है, तुम्हें शॉ फैमिली ने सब दिया और तुम उनके एहसान भूल गई। निया कहती है, मुझे सब याद है, पर अपनी जिंदगी के 2 साल मैंने तुम्हारे हर काम किए हैं। तुम्हारे हिसाब से तो मैं फ्री की मेड थी ना, तो सब बराबर हो गया होगा, और अगर कुछ रह भी गया होगा तो ये कार्ड लो और हिसाब बराबर कर लो। जेसन कहता है, मुझे पैसे नहीं चाहिए, और उसके करीब जाता है। तभी वहाँ गॉफ आ जाता है और कहता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी लेडी को हाथ लगाने की? फिर वो प्रोफेसर आइवी से कहता है, आप ठीक हैं, डरिए मत, और अपने आदमियों को कहता है कि उसे कार में लेकर जाएं। इसके बाद गॉफ कहता है, तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई मेरी लेडी को हाथ लगाने की? जेसन कहता है, तुम दोनों के बीच रिश्ता क्या है? गॉफ कहता है, मैं तुझे बताना जरूरी नहीं समझता, और फिर जेसन को मार देता है। गॉफ अपना कार्ड फेंकता है और कहता है, मेडिकल एक्सपेंस के लिए मेरे असिस्टेंट से कांटेक्ट कर लेना, और वहाँ से चला जाता है। जेसन कार्ड देखता है, उसमें नाम पढ़ता है और कहता है, अलॉन गॉफ, मैं तुम्हें मार दूंगा। इसके बाद गॉफ निया को लेकर वहाँ से निकल रहा होता है। तभी जेसन कार के सामने आ जाता है और निया से कहता है, तुम ऐसे नहीं जा सकती, तुम मेरे होते हुए किसी और आदमी के साथ कैसे जा सकती हो? बाहर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। पर गॉफ अपने ड्राइवर से कहता है, चलो यहाँ से, और फिर वो वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद जेसन के
फ्रेंड्स आते हैं, देखते हैं कि वो बहुत गुस्से में था। वो पूछते हैं क्या हुआ, पर वो कुछ बताता नहीं। तब एक दोस्त उसके साथ कार में बैठ जाता है। जेसन बहुत स्पीड में कार चला रहा था क्योंकि वो गॉफ की कार का पीछा कर रहा था। दोस्त कहता है इतनी स्पीड में कार मत चलाओ, पर जेसन स्पीड बढ़ाते जाता है और वो गॉफ की कार का पीछा नहीं कर पाता। इसके बाद गॉफ और निया के घर पहुँचते हैं। निया कहती है आज मेरे डैड घर में नहीं है, तुम बैठो, मैं तुम्हें पानी देती हूँ, और फिर उसे पानी देती है। इसके बाद निया गॉफ को देखती है और कहती है तुम अब चल सकते हो। तो गॉफ कहता है आपके ट्रीटमेंट और एक्सरसाइज की वजह से ही हो पाया है सब, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। निया कहती है आज जो हुआ उसके लिए तो मुझे आपको थैंक्स कहना चाहिए, वरना पता नहीं आज क्या हो जाता। उसके लिए मैं आपको ट्रीट दूंगी, आप आएंगे डिनर करने जब आपके पास टाइम हो। गॉफ कहता है आप बस हमें बुला लीजिएगा, हम तो जब आप बुलाएंगी तब आने को रेडी है। फिर गॉफ कहता है आप जाकर चेंज कर लो, मैं आज रात यहीं रुक जाऊंगा। निया कहती है इसकी जरूरत नहीं है। तो गॉफ कहता है चिंता मत कीजिए, मैं अकेली लड़की का फायदा नहीं उठाऊंगा, आप जाइए। और फिर निया अंदर जाती है। वहीं दूसरी तरफ जेसन ड्रिंक कर रहा था। माँ उसका दोस्त कहता है ज्यादा ड्रिंक मत कर, सब ठीक होगा। जेसन कहता है तुम्हें पता ही क्या है, निया मेरे होते हुए किसी और के साथ घूम रही है। तब उसका दोस्त कहता है इसमें अजीब बात क्या है और तू इतना क्यों सोच रहा है, वो सिर्फ एक ड्राइवर की बेटी थी और कुछ नहीं। तू तो जेना से प्यार करता था ना, उसके लिए बिल्डिंग रेंट भी की थी। अब क्या हुआ, अगर जेना भी पसंद नहीं तो कोई बात नहीं, कल ही मेरे तेरे लिए कई लड़कियों की लाइन लगा दूंगा और फिर तू उसके साथ मजे करेगा, तुझे निया से अच्छी लड़की मिल जाएगी। तब जेसन कहता है निया से अच्छी लड़की हो ही नहीं सकती, मुझे वही चाहिए। 3 साल बाद वापस आई है, अब मैं उसे जाने नहीं दूंगा। तब उसका दोस्त कहता है तू मुझे उस आदमी का नाम बता, मैं कल ही अपने दोस्तों के साथ जाकर उसके पास से निया को ले आऊंगा। तब जेसन कार्ड ढूंढता है और वो अपने दोस्त को देता है। उसका दोस्त कार्ड देखकर कहता है वो लड़का अलोन गॉफ है, गॉफ फैमिली का वारिश है, ये तो बहुत बड़ी फैमिली से है। जेसन देख, हमें इससे झगड़ा नहीं करना चाहिए, ये बहुत पावरफुल है। निया ने तो बिना कुछ किए ही वीआईपी सीट ले ली। फिर वो जेसन से कहता है जेन दे, तू उनको बीच में मत पड़। पर जेसन कहता है मैं निया को अपने पास वापस लाकर ही रहूंगा, चाहे जो हो जाए, और गॉफ की लाइफ को मैं नरक बना दूंगा। और फिर वो बार से बाहर जाता है। उसका दोस्त उसे रोकने उसके पीछे जाता है। इसके बाद दूसरे दिन गॉफ और निया डिनर के लिए जाते हैं। निया कहती है हम कहाँ जाएंगे डिनर के, बता दो। तो गॉफ कहता है मैंने पहले ही रेस्टोरेंट बुक कर दिया है। तब निया कहती है पर डिनर तो मैं करवाने वाली थी। तो गॉफ कहता है मेरे सामने एक लड़की पे करती है, मुझे अच्छा नहीं लगता। फिर वो दोनों जाते हैं। तभी रास्ते में निया गॉफ को कार रोकने कहती है और रोड साइड एक लेडी के पास जाती है और कहती है एक ओदेन दे दो। लेडी कहती है कितने का चाहिए। तो निया कहती है 10 पाउंड का। फिर वो लेडी निया की तरफ देखती है और कहती है निया तुम कब आई, मैंने सुना था तुम कहीं बाहर चली गई हो, मुझे तो लगा था तुम अब कभी वापस नहीं आओगी और मैं तुम्हें नहीं देख पाऊंगी। फिर वो उसे ओडन देती है और कहती है अगर कभी टाइम हो तो मिलने आना, मुझे तुमसे बात करनी है, और थोड़ा ज्यादा खाओ, कितनी पतली हो गई हो। फिर निया पीछे मुड़ती है तो उसके पीछे गॉफ था। वो कहती है तुम ट्राई करोगे इसे, पर फिर कहती है माफ करना मैं भूल गई थी। पर वो और कुछ बोलती उससे पहले गॉफ उठाकर खाता है और कहता है इसका टेस्ट तो बहुत अच्छा है। फिर निया को जेसन की याद आ जाती है जब निया उसके लिए लेके गई थी, पर उसने खाने से मना किया और उसके हाथ में गिरा दिया था और कार लेकर वहाँ से चला गया था। अब निया गॉफ को कहती है तुम्हें मेरा रियल नेम जानना था ना। तो गॉफ कहता है तुम बताओगी। तो निया कहती है तुमने अपनी रिकवरी में बहुत मेहनत की है इसलिए बता रही हूँ, मेरा नाम निया विन है, तुम मुझे निया बुला सकते हो। तब गॉफ कहता है मैं याद रखूंगा। तभी एक आदमी चुपके से दोनों की फोटो खींच लेता है। कुछ देर बाद गॉफ और निया एक रेस्टोरेंट में डिनर के लिए जाते हैं। गॉफ कहता है प्रोफेसर ली कैसे हैं। तो निया कहती है वो बिल्कुल ठीक है। तो गॉफ कहता है मेरी सर्जरी के लिए उन्होंने तुम्हें भेजा और मैं उन्हें थैंक्स भी नहीं कह पाया, मुझे उनसे मिलने जाना है। तो निया कहती है कोई बात नहीं, मिल लेना, शायद वो एक समिट के लिए यहाँ आने वाली है कुछ दिनों में। वही दूसरी तरफ जेसन के पास गॉफ और निया की फोटो जाती है। तो जेसन कहता है तुम किसी और आदमी के साथ कैसे रह सकती हो, और फिर आदमी से कहता है एड्रेस सेंड करो, मैं अभी आ रहा हूँ। इधर गॉफ निया को खाना सर्व करता है और कहता है ये ट्राई करो। तभी वहाँ जेसन पहुँच जाता है। तो निया कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो जेसन कहता है वही मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम मेरे होते हुए किसी और आदमी के साथ डेटिंग कर रही हो। फिर जेसन गॉफ से कहता है कल मैं तुमसे ठीक से मिल नहीं पाया, हेलो मैं हूँ जेसन शॉ फैमिली का वारिश। फिर निया कहती है तुम जाओ यहाँ से। पर जेसन कहता है गॉफ यहाँ तुम मेरी लेडी के साथ आए हो डेट करने, तुम्हें अजीब नहीं लग रहा। तो निया कहती है किसकी लेडी, हमारा ब्रेकअप 3 साल पहले ही हो चुका था। पर जेसन कहता है मैं नहीं मानता, मैंने तुमसे ब्रेकअप नहीं किया था, तुम खुद मुझे छोड़ के गई थी, अब किसी और आदमी के साथ रही हो। मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, हर रात तुम्हारी फोटो देखकर सोता था और तुम यहाँ ये कर रही हो। तभी गॉफ कहता है तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हो। तो जेसन कहता है तुम हम दोनों के बीच में मत बोलो,
फिर जेसन कहता है ऐसा क्या दिया है उसने जो मैंने नहीं दिया, और तुम भूलो मत तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझसे प्यार करती हो। तब निया कहती है हाँ मैंने कहा था कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैंने तुम्हें अपनी तरफ से पूरा प्यार दिया, पर तुमने क्या किया, जैना के वापस आते ही उसकी साइड ले ली। हमेशा मेरी इंसल्ट की, मेरे प्रोजेक्ट को तुमने जैना को दे दिया, उसने मुझे सीढ़ियों से धक्का दिया, पर तुमने उस समय भी उसकी बात का भरोसा किया। तब फिर गॉफ कहता है तुम्हें लेडीज की रिस्पेक्ट करना नहीं आता। तो जेसन कहता है तुम शांत रहो। फिर वो निया से कहता है मैं जानता हूँ मुझसे गलती हुई थी, पर उस समय मैं सिर्फ 21 का था और मैंने जैना से बात करना भी छोड़ दिया है। अगर तुम कहोगी तो मैं उसे कभी देखूंगा भी नहीं, बस तुम वापस आ जाओ। तब निया कहती है मैं तुमसे प्यार करती थी, पर अब मैं तुमसे कभी प्यार नहीं कर सकती, और जाने लगती है। तब जेसन कहता है तुम जाओ, तुम मेरे ये हैंड बैंड ले लो, तुम इसे जब 3 साल पहले छोड़ के गई थी मैंने इसे अपने पास रखा तुम्हारी याद के तौर पर। तो निया कहती है 3 साल पहले मैंने जो पीछे छोड़ा था वो मेरे लिए सिर्फ कचरा था, और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद गॉफ और निया साथ में आते हैं। गॉफ निया से कहता है मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से ये सब हो गया। तो निया कहती है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। फिर गॉफ कहता है मुझे नहीं पता था कि तुम दोनों के बीच इतना कुछ हुआ है। तो निया कहती है ये सब पास्ट की बात है और मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी हूँ। फिर गॉफ कहता है मुझे लगता है तुम्हारा घर जाना सेफ नहीं है, क्या पता जेसन क्या प्रॉब्लम खड़ी कर दे। एक काम करो, आज रात तुम मेरे घर रुक जाओ और चिंता मत करो, मेरे घर में गेस्ट रूम साफ है, वहीं रुक जाना और वहाँ तुम्हें पूरी सेफ्टी और सिक्योरिटी मिलेगी। तब निया उसे थैंक्स कहती है। तो गॉफ कहता है तुम्हारा इसकी कोई जरूरत नहीं, हम फैमिली ही है। इसके बाद वो दोनों गॉफ के घर में अंदर जाते हैं। गॉफ कहता है तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे रूम को ठीक करवा देता हूँ। इसके बाद निया कहती है तुम यहाँ अकेले रहते हो, काफी बड़ा घर है। तो गॉफ कहता है मॉम डैड तो यहाँ बहुत कम आते हैं और मैं भी कभी कभार ही आता हूँ। तो निया कहती है तुम भी पोर्टन में रहते हो। तभी गॉफ निया से कहता है तुम गई हो पोर्टन कभी। तो निया कहती है नहीं, मैं बचपन से कहाँ में पली हूँ और फिर डैड के साथ यहाँ आ गई थी। फिर वो कहती है पोर्टन काफी अच्छी जगह है, सुना है मैंने। तो गॉफ कहता है हाँ। फिर वो कहता है मैं तुम्हारे लिए कुछ बना के लाऊं। तो निया कहती है मेरा खाने का मन नहीं है, पर फिर सोचती है तुम मुझे यहाँ रहने दे रहे हो, इतना काफी है, अब मैं तुमसे खाना बनाने को नहीं कह सकती। तभी निया के पेट से आवाज आती है। तो गॉफ कहता है मैं समझ गया, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ बना कर लाता हूँ। इसके बाद वो जाकर निया के लिए खाना लाता है। फिर उसे कहता है तुम इसे ट्राई करो, शायद तुम्हें अच्छा लगे। निया खाती है और कहती है ये बहुत अच्छा है, मुझे नहीं पता था तुम हार्बर फैमिली के वारिश होकर भी इतना अच्छा खाना बना लेते हो। फिर गॉफ अपनी सेफ वाली ड्रेस निकालता है। तो निया कहती है मैं हेल्प कर देती हूँ और वो उसकी हेल्प करती है। तभी दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। इसके बाद गॉफ कहता है तुम्हें अच्छा लगा ना। तो निया कहती है बहुत अच्छा है। फिर निया खाती है और गॉफ कहता है मैं थोड़ी न्यूज़ देख लेता हूँ। तब वो लैपटॉप ओपन करता है और उसमें देखते हैं कि जेसन कॉन्फ्रेंस में था। जेसन ने एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग बुलाई थी और मीडिया वालों के सामने कहता है मैं आज आप सबके सामने 3 साल पहले किया एक गुनाह कबूल करना चाहता हूँ। मैंने 3 साल पहले शॉ फैमिली की पहचान का इस्तेमाल करके अपनी एक फ्रेंड जैना को निया का प्रोजेक्ट दिया था और उसके बारे में सबसे झूठ कहा था। मैं अपनी गलती मानता हूँ और इसके लिए जो भी सजा मिलेगी उसके लिए भी तैयार हूँ। तभी वहाँ वॉरेन आती है और कहती है तुम ये क्या बोल रहे हो, चलो मेरे साथ। पर जेसन कहता है मॉम अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। लेकिन वॉरेन उसे अपने साथ ले जाती है और कहती है तुम ये क्या कर रहे हो, पूरे सिटी में हमारे शॉ फैमिली की इंसल्ट करा रहे हो। मैंने तुमसे प्रोफेसर आइवी को ढूंढने को कहा था और तुम निया को लेकर बैठे हो। आज तुम्हारी वजह से हमारी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। तब जेसन कहता है मॉम निया ही आइवी है। उसकी मॉम कहती है ये कैसे हो सकता है। फिर जेसन कहता है मॉम मुझे निया से माफी मांगनी है, तभी वो हमारी कंपनी में हेल्प कर सकती है और मुझे उसके पास जाकर माफी मांगनी होगी। और वो वहाँ से चला जाता है। इधर गॉफ कहता है अब क्या करोगी, ऐसे तो शॉ होल्डिंग के शेयर्स गिर जाएंगे। तो निया कहती है ये सब जेसन ने किया है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो गॉफ कहता है तुम सही कह रही हो, तुम जाकर रेस्ट करो, तुम्हारा रूम तैयार हो गया है। तभी डोर पर कोई आता है। तो गॉफ कहता है तुम जाओ मैं देखता हूँ। गॉफ डोर ओपन करता है, वहाँ जेसन आया था। गॉफ कहता है तुम यहाँ क्यों आए हो। फिर निया आती है और कहती है तुम्हें यहाँ का एड्रेस किसने दिया। तो जेसन कहता है मैं तुम्हारा वेट कर रहा था कि तुम आओगी, पर तुम आई ही क्यों नहीं। तो निया कहती है तुम जाओ, यहाँ से मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, मैंने तुमसे पहले ही कह दिया है कि हमारे बीच कुछ नहीं है। तो जेसन कहता है अब तो मैंने पब्लिकली सामने तुमसे माफी भी मांग ली और अपनी गलती एक्सेप्ट भी कर ली, फिर तुम अब मेरे साथ क्यों नहीं आ रही हो। तो निया कहती है क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। तब जेसन कहता है ऐसा क्या दे रहा है गॉफ तुम्हें जो मैं नहीं दे सकता, बता मुझे। तो निया कहती है बहुत बोल दिया तुमने। फिर गॉफ कहता है जेसन रिश्ते में रिस्पेक्ट
रिस्पेक्ट होना चाहिए। तो जेसन उसके ऊपर हाथ उठा देता है, पर गॉफ उसे रोकता है और उसे घर से बाहर निकालकर डोर बंद कर देता है। जेसन डोर बजाते रह जाता है। इसके बाद निया एक लेटर गॉफ के लिए छोड़ जाती है, जिसमें लिखा होता है, मेरा यहाँ काम पूरा हो गया है, तुमसे मिलके अच्छा लगा। अब मुझे अपनी लाइफ की आगे की उड़ान भरनी है, बहुत कुछ हासिल करना है। मुझे भी अपनी लाइफ में तुमने मेरा ध्यान रखा, उसके लिए थैंक यू, और अपना भी ध्यान रखना। इसके बाद वो वहाँ से निकल जाती है। जब वो जा रही होती है तभी रास्ते में जेना उसके सामने आती है और कहती है, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, तुम्हारी वजह से मेरी ये हालत हुई है। तो निया कहती है, मैंने कुछ नहीं किया है, आज जो भी हुआ है वो सब जेसन ने खुद किया था। तो जेना कहती है, SPS खराब हो गया, पहले तुमने मुझसे जेसन को दूर किया था, अब मेरा करियर खराब कर दिया, तुम तो बहुत खुश होगी ना, हंसो अब। तब निया कहती है, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ और मैंने जेसन को कुछ करने नहीं कहा था, उसने खुद कॉन्फ्रेंस बुला के सब कहा है, और वैसे भी तुम्हें तुम्हारे किए की सजा तो एक दिन मिलनी ही थी। सबके अपने कर्म होते हैं, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। और वो वहाँ से आगे बढ़ती है। तब जेना कहती है, सबके अपने कर्म होते हैं, और निया को मारने वाली होती है। तभी वहाँ गॉफ आकर निया को बचा लेता है और जेना को वहाँ से ले जाने को कहता है। फिर वो निया से कहता है, तुम ठीक हो? तो निया कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ, पर तुम यहाँ कैसे? तो गॉफ कहता है, उन्हें तुम्हारा ये लेटर मिला, मैं तुम्हें अलविदा कहने आया था, तुम्हारे आगे की नई शुरुआत के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, और तुम अपनी आजादी को अच्छे से एंजॉय करना, और अगर कभी टाइम मिले तो मैसेज या कॉल कर देना। फिर दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। फिर निया की जिंदगी में एक नई शुरुआत होती है। उसके सपने पूरे करने के लिए वो एक और कदम आगे बढ़ती है और अपनी जिंदगी को बिना किसी बंधन के जीती है। इसी के साथ हमारी आज की कहानी की एंडिंग होती है। दोस्तों, आज की हमारी स्टोरी यहीं खत्म होती है। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे साथ बने रहें और ऐसे ही मजेदार स्टोरीज देखने के लिए। थैंक यू।